तान ध्यान कोनी बॉस को स्वभाव गाई है, तान ध्यान कोनी बॉस को स्वभाव गाई है। उकसारियो थे बरकत दफतर बरकत ने विश्व की सबसे बड़ी गौ चिकित्सालय जो खड़नाल नागौर के अंदर स्थित है NH65 तो आज हम यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ है सुनील बिश्नोई जी और आप देख रहे हैं विश्व की सबसे बड़ी गौ चिकित्सालय जिसका प्रवेश द्वार आप सबके सामने है। यहीं से हम प्रवेश करते हैं, जानते हैं इस गौशाला के और चिकित्सा के बारे में क्या विशेष जानकारी है। और यहाँ पर एक पूजनीय गाय बताई जाती है जो यहाँ इस चिकित्सालय की सबसे पहली गाय थी और आज वो गाय लंपी बीमारी में अभी शांत हो चुकी है और इसकी समाधि बनी है। वहीं से अपने इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। पूरी डॉक्यूमेंट्री जानेंगे कि कैसे इस गौ चिकित्सालय में पशुओं का इलाज किया जाता है और किस तरीके से यहाँ पर पशुओं का ट्रीटमेंट होता है, क्या यहाँ की तमाम व्यवस्थाएं हैं। तो सुनील जी बिश्नोई के माध्यम से सारी व्यवस्थाएं जानेंगे। तो बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो जैसा कि सुनील जी, सबसे पहले आप सबका स्वागत। जय गौ माता, जय गोपाल। तो सुनील जी, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इतना बड़ा ये परिसर जो बना हुआ है गौशाला का या इस चिकित्सालय का, तो ये परिसर कितने एकड़ में या कितने क्षेत्र में फैला हुआ है? ये लगभग 30 बीघा के अंदर फैला हुआ है। जैसे ही ये गौ माताएँ स्वस्थ हो जाती है तो जैसे अपने पास में कोई घरेलू बीमार गौवंश या दूसरी गौशाला से बीमार गौवंश आते हैं तो उनका बीमार गौवंश हम निःशुल्क इधर रखते हैं और बदले में उनको यहाँ से एक स्वस्थ गौवंश वापस दिया जाता है और उसके बदले में उनका कोई चार्ज नहीं। आप अपना एक बीमार गौवंश इधर दीजिए और यहाँ से एक स्वस्थ ले जाइए, कोई चार्ज नहीं। अगर आप बीमार गौवंश लेके आते हैं और उसके बदले में कोई स्वस्थ गौवंश नहीं लेते हैं तो उसके लिए अपने मिनिमम चार्ज है खाली 35 रुपये। वो इसीलिए कि जब हम यहाँ से स्वस्थ गौवंश कोई दूसरी गौशाला में भेजते हैं, आप नहीं लेते हैं तो हम वहाँ पर ये 35 रुपये का चार्ज देते हैं। और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक नाम मात्र का शुल्क है। और तो अपने एक सनातनी परंपरा के अनुसार ये गाय माता की समाधि है जैसा कि मेरा अनुमान है। तो इसी समाधि को हम नमन करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो विधि विधान जो नियम पूजा है, तो यहाँ भक्तों की क्या परंपराएं रहती है पूजा की, जिस तरह से यहाँ आते हैं, तो आप थोड़ा सा बताएं क्या रहे। ये अपने इस गौ चिकित्सालय की सबसे पहली गौ माता नंदा कामधेनु गौ माता है जिससे इस गौ चिकित्सालय की शुरुआत हुई, जो अभी नहीं है। तो उसकी ये समाधि है। इसकी जब ये जीवित अवस्था में थी तब भी इनकी भगवान की तरह पूजा अर्चना होती थी और इस गौ माता से सैकड़ों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और अभी जब ये गोलोक गमन कर चुकी है तो भी इससे सैकड़ों हजारों भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है। और प्रतिदिन उसी प्रकार जैसे इसकी आरती पहले होती थी उसी प्रकार अभी भी इसकी आरती होती है, पूजा अर्चना होती है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वो पावन स्थान है। इससे पहले इस गौ माता को दूसरे स्थान पर रखा जाता था, उस स्थान पे भी हम पहुंचेंगे। लेकिन ये स्थान आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये वो जगह है जहाँ पर समाधि दी गई थी उस पहली गौ माता को और उनकी यहाँ पर मूर्तियाँ भी विराजमान की गई है। और उस गौ माता की स्मृति में आज भी यहाँ पर लगातार हवन क्रिया चलती रहती है। तो ये हवन जो चलता है अखंड चलता है, ये सुबह से सूर्यास्त तक चलता है। जैसे शाम को सुबह सूर्योदय से लेकर शाम को सूर्यास्त तक ही लेके सूर्यास्त तक ये चलता है। इसमें जो भी भक्तगण कई बार आते हैं तो वो अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में भी इधर गौ माता के लिए हवन करके जाते हैं। और भी पुण्यतिथि है और कार्यक्रम है उनके अंदर भी वो गौ माता को इधर पूजा अर्चना करवाते हैं। तो ये हवन तो जो अपने 12 घंटे करीबन चलता रहता है अपनी तरफ से भी। अब मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पर अभी बहुत सारे जीव हैं, गाय के अलावा भी यहाँ पर मैंने सुना है कि बहुत सारे जीव यहाँ पर है अपने पास में जो विकलांग हो गए या जिनके एंजॉयड है, जिसके साथ कोई ना कोई घटना हुई है, वो तमाम जीव यहाँ पर रखे जाते हैं। तो हम चलकर देखेंगे कौन कौन से जीव है जो यहाँ पर अभी सुरक्षा की दृष्टि से रखे गए हैं और इन सब जीवों के लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं ट्रीटमेंट के लिए, उनके बारे में जानेंगे। चलते हैं। और यहाँ एक परंपरा बनी हुई है कि जैसे ही क्योंकि ये सनातनी परंपरा है यहाँ की, न मानते हुए देखे जाए तो यहाँ गौ माता और गौ माता की परिक्रमा की जाती है। और हमारी ये हिंदू मान्यता अनुसार हम समाधि को देख पा रहे हैं और समाधि को सैल्यूट करते हुए हम आगे यहाँ से बढ़ेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। पुष्पांजलि यहाँ पर माता की समाधि को, गौ माता की समाधि को दी जाती है। तो इस तरीके से ये परंपरा और हम इसको अदा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।
और इन पिलर से लग रहा है कि भविष्य में यहाँ पर कोई और भी योजना हो सकती है, ये मेरा अनुमान कह रहा है। इन अधूरे कुछ कामों को देखते हुए लग रहा है कि भविष्य में एक बड़ी योजना भी यहाँ पर हो सकती है। भविष्य ही है। और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ही हमें भी प्रवेश कर चुके हैं और आपने देखा, और जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ एक वार्ड मिला है जिसको कैंसर पीड़ित गोवंश वार्ड इसको बोला जा रहा है। तो इस वार्ड के ऊपर क्या कहना है सर आपका? कैंसर पीड़ित गौ माता वार्ड के अंदर वो सभी गौ माताएं जिनको कैंसर की बीमारी है। ये गौ माता जो फर्स्ट स्टेज में आती है तो इनका ऑपरेशन का इलाज संभव रहता है, और जो स्टेज क्रॉस कर चुकी है तो इनकी यहाँ पर जीवन पर्यंत सेवा चलती है। डेली इनका ट्रीटमेंट होता है। अगर एक दिन भी इनके मलहम पट्टी नहीं हो तो इतनी दुर्गंध हो जाती है कि कोई इस परिसर में खड़ा तक नहीं रह सकता है। तो डेली ट्रीटमेंट इनको मिलता है, डेली इनके मलहम पट्टियाँ चेंज होती है, डेली ड्रेसिंग होती है। खास बात देख रहे होंगे सामने आपको एक समय सारणी है, आप देख पा रहे हैं। बांटा 7:30 बजे पानी, 8 बजे चारा, 8:30 बजे पानी, फिर 12 बजे बांटा, 4:30 शाम को पानी, फिर 5:30 बजे। ये समय सारणी भी यहाँ पर यहाँ के सेवकों के लिए लगी हुई है ताकि इनको टाइम टू टाइम पता चले किसके लिए क्या किया जा सकता है। तो ये कैंसर वार्ड था सर। कैंसर वार्ड से जैसे ही अपने आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट अपना अगला वार्ड है। कौन सा वार्ड अगला? 3 पैर गौ माता का वार्ड। यानी कि कैंसर वार्ड, वैसे तो कैंसर अपने आप में एक गंभीर बीमारी होती है। जैसा कि सर ने बताया कि पहली स्टेज में यदि कोई यहाँ पर गाय आती है तो उसको बचाना संभव होता है। 4th स्टेज में गाय यदि यहाँ आ रही है उसको बचाना संभव नहीं हो पाता है। तो ये तो तय है कि उसके प्राण तो नहीं बच सकते, लेकिन उसकी कुछ पीड़ाएं, उसकी शारीरिक पीड़ाएं कम की जा सकती है। यहाँ पर पूरी वेटरनरी टीम है, जैसे कि जो LSA जो होते हैं, स्पेशल डॉक्टर जो होते हैं, स्पेशल और अच्छे एजुकेटेड डॉक्टर यहाँ पर, ऐसा नहीं कि जोड़ा छाप या नॉर्मल ला के इस तरह से कर दे। यहाँ वेल एजुकेटेड जो डॉक्टर है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो सर 3 पैर गोवंश के ऊपर क्या कहना है इसके ऊपर? 3 पैर गोवंश के अंदर वो सभी गोवंश है जिनका एक्सीडेंट या दुर्घटना के अंदर कोई एक पैर इस कदर फ्रैक्चर हुआ है कि जो दोबारा जुड़ नहीं सकता, तो उनका पैर हटाया गया है, और जो जुड़ सकता है उनका प्लास्टर किया जाता है। जैसा कि साथियों आप इस बात को समझ सकते हैं, क्योंकि ये पशु है, बेजुबान है और रोड पर गोचर क्षेत्र होता है, तो ये एक सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब आपके पास नेशनल प्रोजेक्ट का व्यवस्था है, आपके पास सेंचुरी की व्यवस्था है, तो आप भी गोचर की व्यवस्था अच्छे से रखें। रोड पर ये पशु आ रहे हैं तो पशुओं की ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि ऐसी चीज़ों को रोका जाए। तो ऐसी घटना हो जाती है, कहीं पशु चल रहे हैं और तेज़ वाहन जो जा रहे हैं या धीरे भी वाहन जा रहे हैं, तो उनकी वजह से कोई वाहन की चपेट में आ जाता है तो वो दुर्घटनाग्रस्त होकर फिर इनको यहाँ लाया जाता है और यहाँ प्रॉपर इनका ट्रीटमेंट चलता है। मैं आपको पास से भी दिखा सकता हूँ सर, यहाँ कुछ देख सकते हैं अपने। बिल्कुल। तो देखेंगे कि आप नोट कर पा रहे होंगे सीन के अंदर कि ये जो ये बच्ची है देख रहे हो, इसका एक पीछे वाला पैर नहीं है, और इस साइड आप देख सकते हो ये भी बच्ची है, इसका भी एक पैर नहीं है। यहाँ ये जो छोटी बच्ची देख रहे हो, इसका फ्रंट जो राइट पैर है वो देखिए आप नहीं है, इसका ये इधर वाला देखोगे आप, अभी ये पैर नहीं है। इन सारों को अभी सर ये कुछ इनको खाने के लिए दिया हुआ है। सर ये क्या है? ये बांटा दिया गया है, जो कोई गौ भक्त ने जैसे रात्रि में जो तुला दान किए और किया, या जिन्होंने बांटा बनवाया, तो अगर ज़्यादा लंबे टाइम तक रखते हैं तो वो ख़राब हो सकता है, तो इसीलिए इनको अभी हाथों हाथ जो है बांटा खिला देते हैं। मतलब एज ए प्रसाद। कुछ लोग आते हैं यहाँ पर अपने वजन का, ये तो वैसे धार्मिक मत माने तो ये नवग्रह शांति वगैरह के लिए लोग तुलादान करते होते हैं, तो उस समय वो लोग यहाँ आकर तुरंत एज ए नाश्ता जैसे प्रसाद के रूप में इनको मिलता रहता है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल ही व्यवस्था सिस्टमेटिक तरीके से है, जो जैसा वार्ड का नाम है ना वैसी व्यवस्था है। सर एक बात और बताऊंगा सर, मैं चल रहा हूँ सर, मुझे बहुत कंफर्ट और सॉफ्टनेस लग रही है। सर ये मिट्टी इतनी सॉफ्ट कैसे है, कारण क्या हो सकता है? ये गौ माताएं जो 3 पैर की है और ये बालू रेत है, और ये रेत इन गौ माताओं के लिए गद्दे की तरह काम करती है। इनका पेशाब वगैरह होता है तो वो तुरंत सोख लेती है, जिससे नीचे गंदगी नहीं रहती। और इनके जो एक पैर कटा हुआ है तो उसकी चमड़ी बहुत मुलायम रहती है, उसके अगर हार्ड ज़मीन रहती है तो उसमें घाव होने का डर रहता है, तो इसीलिए ये सॉफ्ट मिट्टी इधर रखते हैं अपने। और जो भी गौवंश रखते हैं उन्हें से उनको भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि गौ माता के नीचे सॉफ्ट ही रेत रखें, बालू रेत रखें, और जिससे उनके क्या घुटने वगैरह हैं वो भी सही से काम करेंगे, उनमें दर्द नहीं रहेगा, और उनका जो पेशाब वगैरह है वो तुरंत सूख जाएगा, जिससे गंदगी भी नहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। इधर भी आप देख रहे हो पशु जो है अभी गोचर है, ये गाय चारण कर रही है, और
इनके भी आप देख रहे हो पट्टी इस गाय के हो रखी है, अभी ताज़ा पट्टी हुई हुई है। और इसका पैर जो है बिल्कुल ये बहुत पहले शायद ये आई होगी घायल अवस्था में, तो इसका पैर घाव सही हो चुका है, पर पैर तो वापस नहीं आ सकता है, लेकिन घाव इसका बिल्कुल सही हो चुका है। तो ये था 3 पैर वार्ड। और इधर ये पक्षियों का सीन आप देख सकते हो, पीछे पक्षियों के अलग अलग ये जोन बनाए हुए हैं। इस प्रत्येक जोन के अंदर अलग अलग पक्षी को रखा गया है, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक अनुकूल वातावरण बनाया जाता है। चारों तरफ कंबल वगैरह लगाकर, जिसे कंबल की नीड है वहाँ पर कंबल लगाया जाता है, जहाँ पर कंबल की नीड नहीं है वहाँ पर कंबल नहीं लगाया जाता। सुंदर पाषाण मूर्तियों के साथ ही हिरण की मूर्तियाँ दिखा रखी है। और इसी के साथ जैसा कि यहाँ पर ऊपर लिखा गया है सफ़ेद कबूतर, तो ये सफ़ेद कबूतर जो यहाँ रखे हुए हैं ये वैसे ही यहाँ के जो भक्त लोग हैं उनको आकर्षित करने के लिए है, या ये भी एंजॉयड है, इनमें भी कोई ना कोई घटना घटित है? ये सब भी क्या है, इंजर्ड है। तो सब बीमार गौ माताओं के साथ में इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पर पास में ही बासनी ग्राम है, और वहाँ पर भी क्या है, जो मुसलमान लोग जो है जो ज़्यादा है, वो उनका कार्य क्या है, वो लोग कबूतरों को पालते हैं। और जब वो कबूतर कई बार बीमार पड़ जाते हैं, या फिर कोई तागो वगैरह से या कोई तार में फंसने से, तो वो इधर इनको छोड़ के जाते हैं। अभी ये कबूतर है जो इसमें आप देख पा रहे हैं, जो ये को लगभग स्वस्थ हो गए हैं, मगर इनके कुछ के अंडे पड़े हैं अभी भी मटकियों में, तो इनको बाहर अपने आज़ाद नहीं छोड़ा है जी। और आपको ये सफ़ेद कबूतर बाहर आज़ाद घूमते हुए मिलेंगे जो स्वस्थ हो चुके हैं, जिनके अंडे नहीं थे, तो उनको बाहर भी छोड़ा हुआ है, जो यहीं पर वार्ड होने के बाद उनको आप बाहर छोड़ देते हो स्वस्थ होने के बाद। मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ कबूतर जो है उनके एक एक पैर नहीं है। देखो आप कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, वो देखेंगे कि जो कबूतर है ये एक एक पैर के कबूतर है, आप देख सकते हो, यानी विकलांग कबूतर है ये वास्तविक ट्रीटमेंट। और ऊपर कुछ मटके रखे हुए हैं, आप रेड कलर में मटके ऊपर देखेंगे तो उन मटकों में इन कबूतरों के यहाँ पर अंडे रखे हुए हैं। और जैसे ही ये आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट होगा, तब इसको यहाँ से फ्रीडम इसको कर दिया जाता है। और ये यहाँ आसपास में सफ़ेद कबूतर मैंने देखे भी हैं बाहर भी। तो नेक्स्ट अपना है यहाँ पर है शायद रंग बिरंगे कबूतर, कौन सा है, या ब्लैक कबूतर जी, काले कबूतर आप देख रहे हो। कबूतरों के खाने की व्यवस्था पूरी इसके अंदर की हुई है, जैसा कि सुनील जी हमें दिखा पा रहे हैं। पूरा यहाँ पर अनाज वगैरह स्टोर यहाँ पर किया हुआ है इस तरह से। और सामने इनके लिए भी मटके ऊपर रखे हुए हैं। इन मटकों के अंदर काले कबूतर आप आराम से देख सकते हो। थोड़ा सा वातावरण थोड़ा सा अजीब है, अंदर भी अंधेरा होने की वजह से काले कबूतर से आपको क्लियर आपको नज़र नहीं आएंगे। नेक्स्ट, जैसा कि हमें सुनील जी ने बताया कि ये कलरफुल है, रंग बिरंगे, यहाँ जिसमें कई मैनी कलर्स जिसके अंदर होते हैं, कई तरह के कलर के कबूतर यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको। ये भी मुझे जहाँ तक लग रहा है मैं देख पा रहा हूँ किसी के एक पैर है, किसी के कोई पंख में दिक्कत है, किसी की चोंच में दिक्कत है, यानी किसी न किसी तरीके से इन पक्षियों के कोई ना कोई समस्या ज़रूर है। और जैसे ही ये पूर्णतः स्वस्थ हो जाते हैं तो इनको यहाँ स्वस्थ होते ही यहाँ इनको फ्रीडम कर दिया जाता है। जब तक इनको ट्रीटमेंट चाहिए तब तक मुझे लग रहा है कि ट्रीटमेंट यहाँ मिलता ही है। ऐसा ही बिल्कुल सही है? बिल्कुल सही है आपका कहना। और नेक्स्ट आगे जो है अपने, ये क्या है, गिद्ध। इस गिद्ध का तो जो उल्लेख है अपने धार्मिक सोर्स में भी मिलता है इसके बारे में। बिल्कुल, यहाँ पर गिद्ध था, मगर अभी जो है जो स्वस्थ होने के कारण उनको छोड़ दिया गया है। ये अभी यहाँ पर उसकी जगह ये चील आई हुई है। हाँ, गिद्ध की जगह अभी ये चील आई हुई है, और ये भी घायल आई थी, तो अभी इसका ट्रीटमेंट जारी है। इसके पंखों में घाव हो गए थे करंट लगने की वजह से, इसके पंखों के अंदर घाव हो गए, चमड़ी है जो जल चुकी थी कुछ अंदर की तरफ से, तो अभी भी इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यानी यहाँ ऊपर बोर्ड तो गिद्ध का लगा, लेकिन अंदर चील है, और गिद्ध जो था वो एकदम ओके हो गया और उसके बाद उसे छोड़ दिया गया है। इसके बाद हमारा राष्ट्रीय पक्षी जिसका नाम है मोर, तो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या वास्तव में मोर है। तो इसके ऊपर सुनील जी आपका क्या कहना है? यहाँ जस्ट मैं एक पक्षी देख पा रहा हूँ, ये मोर नहीं है ना, क्योंकि मोर और मोरनी में थोड़ा डिफरेंस होता है। मोर जो है वो कलरफुल होता है और मोरनी कलरफुल नहीं होती, ब्राउन, है ना। तो इसके ऊपर क्या कहना है? ये भी वास्तव में विकलांग है? हाँ, ये भी जो है इंजर्ड आए थे। किसी के पंख में, चोंच में घाव है, किसी के आँख पे गांठ हो गई है, किसी के पंजों में दिक्कत है। तो इस कारण से अभी क्या है, इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और 2 दर्जन से ऊपर मोर है जो यहाँ पर अभी स्वतंत्र घूम रहे हैं, यहीं परिसर में आपको देखने को मिल सकते हैं, जिनका इलाज के बाद में उन्हें स्वतंत्र कर दिया गया। तो कुछ जो गौवंश के वार्ड थे, उन वार्ड में मुझे मोर, स्वस्थ मोर एकदम बढ़िया तरीके से यहाँ घूमते हुए नज़र आ रहे थे, तो वाकई में है। नेक्स्ट, इसके बाद में अगला जो है यहाँ पर पहाड़ी कछुआ।
पहाड़ी कछुआ भी यहाँ पर मिल जाते हैं। अभी इसमें कछुआ है? अभी इसमें दोनों कछुए हैं, पहाड़ी भी है और जल वाला भी है। तो ये कछुए जो है, जो अपने यहाँ पर जो ट्रक ड्राइवर जो यात्रा करते हैं तो उनको मिले थे, जो कोई घायल अवस्था में, कोई जिनकी जो है या कोई ट्रक की टक्कर से उनकी चमड़ी छिल गई है, जो नीचे से अंदर नीचे की चमड़ी जो मुलायम रहती है हल्की थोड़ी, तो वो छिलने की वजह से तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर अपने डेली जो ट्रक ड्राइवर यात्रा करते हैं तो उनको इस अपने गौ चिकित्सालय का पता था, तो वो यहाँ पर इनको छोड़ के गए और अभी इनका ट्रीटमेंट जारी है। इसमें जल वाले कछुओं के लिए जल की व्यवस्था की गई है और पहाड़ी कछुए वो बाहर आराम से बैठे हैं, उनके लिए भोजन पानी के अंदर व्यवस्था है। टमाटर मिर्ची सभी इनके लिए काट के छोड़ा हुआ है, पूरी व्यवस्था जिसको जो चाहिए। इसमें लगभग तकरीबन एक छोटा है ये और 2 उसमें बड़े हैं और एक पानी में, यानी 4 कछुए अभी भी आप इसके अंदर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर एक ट्रॉली लगी है जिसके अंदर गोबर भरने की व्यवस्था है। नेक्स्ट मैं नाम पढ़ नहीं पा रहा हूँ यहाँ इसके ऊपर, ये इसमें है विदेशी रंगीन चिड़िया लव बर्ड्स। ये चिड़िया, ये लव बर्ड्स, ये भी अपने क्या है लोगों ने घरों में पाले थे शौक के लिए, मगर जब ये बीमार पड़ गए, डेली 2-4 ख़त्म होने लग गए, तो उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया। अभी ये सब स्वस्थ हो गए हैं, मगर बाहर जो इनके अनुकूल वातावरण नहीं रहता है तो इनको बाहर अपने स्वतंत्र नहीं छोड़ते हैं। ये भी बहुत ही एक अच्छी बात है कि कुछ पक्षियों के लिए राजस्थान का एनवायरनमेंट कंफर्ट नहीं है। ये फॉरेन बर्ड है, ये विदेशी पक्षी होने के नाते इनको यहाँ रखा जा रहा है और यहाँ पर एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट तैयार किया जा रहा है। जैसे आपने कंबल वगैरह लगा के और यहाँ पर पानी की व्यवस्था करके उनके अकॉर्डिंग इनके खाने की व्यवस्था करके 3 तरह के इनके खाने के फूड की अलग अलग व्यवस्था की हुई है, 3 अलग अलग पानात के अंदर यहाँ पर। और फिर अपना देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पक्षी कौन सा है। सेम जो लव बर्ड्स और बजरीगर पक्षी रहते हैं इसमें, ये इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, एक बजरीगर है, एक ये लव बर्ड्स है। इसमें तोता रहता है जैसे वो चिड़िया टाइप में है, मतलब जैसे तैसे दोनों थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। इसमें कई तरह के पक्षी हैं, ब्लू और वाइट, ग्रीन, ये मैं कुछ ज़्यादा इसके अंदर देख पा रहा हूँ अभी। नेक्स्ट अपने यहाँ पर देखेंगे बतख। बतख भी यहाँ पर है, पर बतख सफ़ेद नहीं है, यहाँ दूसरी बतख है जो सामने बिल्कुल बैठी हुई है। इसके ऊपर क्या, इसमें जो पहले जो बतख थी उसमें सफ़ेद ब्लैक सब प्रकार की इधर बतख रह चुकी है, मगर वो स्वस्थ होने के बाद में जैसे हमने बताया कि हम उनको यहाँ पर नहीं रखते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। जब ये घायल बीमार रहती है तब तक इनको इधर रखते हैं और उनके लिए ये जो पानी की तालाब की व्यवस्था भी अंदर की गई है। आपने सब पिंजरों में देखा है कि जैसे पक्षी वैसी उनकी व्यवस्था अंदर की गई है, तो इनके लिए भी इस प्रकार से अंदर सुविधा है। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर आपको चील मिलेगी, जैसे कि चील का नाम लगा, इससे पहले भी एक चील वहाँ मिली है, शायद मुझे नहीं लग रहा है इसके अंदर कोई है, ये एक ब्लॉक खाली है, कोई पक्षी बाहर से आए तो इसमें रखा जा सके, तो उस व्यवस्था के हिसाब से। अभी क्या है जो चील वगैरह कुछ है, जो छोटे पक्षी वगैरह रहते हैं, तो वो कई बार इधर कंबल वगैरह है जो फटे होने की वजह से उनको दूसरे पिंजरे में उस चील को रखा, और अभी इसके जब से पूरी रिपेयरिंग होकर कंबल दोबारा लग गई है तो इसके अंदर वापस शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट इसके बाद देख रहे हैं इसमें सामान खाने के लिए है, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, और सामने एक फ्रिज है, उसके अंदर बनाना है, एप्पल है, यानी ये किसी इंसान के लिए नहीं, ये पक्षियों के लिए, जीवों के लिए विशेष तौर पे यहाँ पर ये फल रखे जा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर सब्जियाँ भी हो सकती है क्योंकि लिख रखा है। नेक्स्ट मैं देख पा रहा हूँ ये है 3 पैर वाले हिरण, यानी जो हिरण जो विकलांग हो चुके हैं, जैसे कि आप देख रहे हो, पशु भी है राजस्थान का हिरण, चिंकारा बोलते हैं छोटे हिरण को, तो ये हिरण है। जोधपुर तो वैसे भी हिरणों के लिए विशेष है, मृगवन माचिया सफारी पार्क भी जाना जाता है, लेकिन ये जोधपुर के नज़दीक ही लगता है, ये जो चिकित्सालय अपना है, तो नागौर जोधपुर के सीमांत क्षेत्र के ऊपर ही आता है, तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था यहाँ पर खाने और पीने की दोनों ही है व्यवस्था है। और इसके एक ब्रांच है जो जोधपुर में भी है, और ये जो है अभी अपने नागौर पर है। तो यहाँ जैसी सुविधाएं आप देख रहे हैं, यहाँ पर 55% काम चल रहा है, तो 45% काम अपने जोधपुर के अंदर है। इसी प्रकार से गौ माता की और वन्य जीवों की सेवा जोधपुर में भी चल रही है। नेक्स्ट अपने यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है मंकी, बंदर। तो सर इस बंदर में क्या, इसकी क्या दिक्कत है इसके?
ये बंदरिया, ये अपने चर्म रोग से पीड़ित आई थी यहाँ पे। एक ट्रक ड्राइवर ने इसे छोड़ा था। इसके चमड़ी पर बिल्कुल बाल नहीं थे और खरोंच के वजह से, नाखून से अपने घाव को खुजाने की वजह से कुछ जगह खून भी टपक रहा था। तो उस अवस्था में इसे यहाँ पे पहुँचाया गया था और अभी लगभग स्वस्थ हो चुकी है। मामूली कुछ जगह इसके खाज वगैरह है और इसके लिए भी अपने अंदर झूले वगैरह की पूरी व्यवस्था की है। और हाँ, इसके अंदर हमने क्या है, कंबल है देते हैं रात्रि के अंदर, ये खुद ओढ़ के बैठ जाती है, इसलिए इसके पिंजरे के चारों तरफ कंबल नहीं लगाए है, क्योंकि बंदर है तो नटखट है तो फाड़ देते हैं। तो रात्रि भर में इसके पास में कंबल रहता है, दिन को इसका कंबल अपने बाहर निकालते हैं ताकि खुद सेल्फ मतलब अपने आप कंबल ओढ़ लेते हैं। अपने आप कंबल ओढ़ देती हैं। और जब से इसको भोजन की जरूरत होती है वैसे प्रकार से इसको भोजन देते हैं। बाकी टाइम में आप देख सकते हो कि रेत में मिला देते हैं नटखट ओढ़। जैसा कि आपने देखा, बंदर तो नटखट शुरू से होता ही है और ये वही वार्ड है जिसे अपने बोल रहे थे कि आपका कैंसर वार्ड है, 3 पैर का वार्ड है। सामने मैं कुछ देख पा रहा हूँ, विशाल काय बांटा गोदाम। अच्छा, एक इधर इस साइड में हो रहा है घायल सांड, यानी कि गौ माता के साथ साथ में कैटेगरी एक ही है, क्योंकि यहाँ केवल गाय को टारगेट किया नहीं जा रहा है, यहाँ तो हर एक घायल उस पशु को रखा जा रहा है और सभी के लिए व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। यानी स्पेशल सांड का वार्ड अलग से कहा जाए तो ये, यानी कि घायल सांड, क्योंकि सांड जो होते हैं आमतौर पर, आप यहाँ सांड को जो देख पा रहे हो, ये सांड जो होते हैं ये आमतौर पर कहीं भी देखें तो सड़कों पर घूमते रहते हैं। तो कई बार व्हीकल्स ट्रक के तो आगे आ जाते हैं तो इनके साथ में बड़ी भारी घटना हो जाती है। इसका जैसे पैर डैमेज हो रखा है तो इसका इलाज अभी चल रहा है। उधर वाला भी घायल है, उसके पीछे पैर पे लगी हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सांड जो है ये भी एक आधा लंपी का शिकार हो चुका है। तो इनके ऊपर क्या क्या कहना सर आप? जैसे ये अभी सांड आया है तो इसका अभी ट्रीटमेंट होना बाकी है। जैसे वहाँ पर भी एक इमरजेंसी में सांड आया हुआ है तो वहाँ पर वो टीम लगी हुई है अपने मेडिकल के इलाज में। अपने चल के देख सकते हैं इसको कि क्या किस तरीके से अपनी मेडिकल टीम काम करती है। तो अपने आगे चलकर देखते हैं किस तरीके से मेडिकल टीम जो है कार्य करती है। और अभी इमरजेंसी के अंदर एक सांड आया हुआ है। वेटरनरी टीम यहाँ पर पूर्ण रूप से एक्टिव रहती है और कार्य जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ ग्रीन कलर की ड्रेस पहनकर एक वेटरनरी टीम जो है कार्य कर रही है। देखते हैं वो कौन सा घायल सांड है अभी जिसका ट्रीटमेंट अभी हुआ है या चल रहा है, चलकर देखते हैं। गौ माता की आइडेंटिटी के लिए इसका टोकन नंबर है ये सीणी सांड। हाँ, सीणी सांड जो इनकी पहचान के लिए बताया गया है साथ में। और इसकी क्या प्रॉब्लम है, हार्निया की प्रॉब्लम है और इनको क्या ट्रीटमेंट अभी जारी चल रहा है वो ट्रीटमेंट यहाँ पर दिखाया गया है। इस प्रकार से प्रतिदिन इनके इधर रिकॉर्ड रहता है कि किस सांड को क्या ट्रीटमेंट मिल रहा है। जैसे ये सांड है अभी ये एक्सीडेंट होने की वजह से आया हुआ है, इसकी चमड़ी है जो पूरी उतर चुकी है। और विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में हमने पूरा यहाँ पर दिन बिताया। सायंकाल की आरती को हमने देखा, भोजनशाला को देखा, जहाँ तक कि हमने भोजन भी यहीं पर किया। बहुत ही पौष्टिक भोजन हमें मिला। और अब हम यहाँ के आईसीयू वार्ड के अंदर हैं, यानी कि ये पशुओं का, यानी गाय का, पशु में वर्ड ये गलत वर्ड बोल रहा हूँ, गाय का आईसीयू वार्ड है, जहाँ आपको तमाम जितनी भी गाय नज़र आ रही है या जो भी घायल यहाँ गाय नज़र आ रही है, सबके यहाँ पर कपड़े ओढ़े हुए हैं। और ये जितने भी वस्त्र उनको उठा रखे हैं ये धुले हुए वस्त्र हैं। हमारे साथ है सुनील बिश्नोई जी। तो इस आईसीयू वार्ड के बारे में सुनील जी क्या कहना है आपका? आईसीयू वार्ड में ये जितने भी गैया है इतनी ज़्यादा बीमार है कि कोई भी खड़ी नहीं हो सकती है। और जो गौ माताएँ खड़े होने का प्रयास करती हैं उन गैया को अपने लोहे के मशीन में सहारा देके खड़ा रखते हैं। अभी रात्रि का समय है तो सर्दी का भी समय है तो सब गौ माताओं को अपने क्या है रात्रि में इस प्रकार से ये सबको कंबल उड़ाते हैं ताकि इनको ठंड ना लगे।
और इनके देखिए आप पूरे वार्ड के चारों तरफ इन दरियों मखमली दरियों के पर्दे कर देते हैं, जिससे अंदर ठंडी हवा नहीं आती है। ये दरिया वाकई में मखमल की दरिया है? मखमल की दरिया है, आप खुद अपने हाथ से छू के चेक कर सकते हैं। और जो आप इन गौ माताओं के जो कंबल देखोगे, इनके क्वालिटी भी जैसे देखो ये इस गाय का कंबल अभी उतरा भी हुआ है साथ में। ये अपने इसके लिए मैं एक और बात बताता हूँ कि अपने गौ चिकित्सालय के अंदर 3 पारियों में काम चलता है। सुबह की पारी अलग है और नाइट में 2 पारियों में काम चलता है। तो अभी जो नाइट के पारी में भी अपने यहाँ का स्टाफ काम करता रहता है। जैसे भी कोई गौ माता के कंबल नीचे गिर गया है तो वो रात्रि को इनको वापस उठाती रहती है। कहाँ पर हुए ये तो इनके क्वालिटी आप हाथ लगा के चेक कीजिए, बिल्कुल वाकई में फुल गर्म है और फुल गर्म पूरा मजबूत है। मखमली कंबल है, ये भी मखमली कंबल है? बिल्कुल नए नए कंबल है ये। मतलब ये तो आम कंबल से देखा जाए तो काफ़ी कॉस्टली भी आता है। बिल्कुल। तो व्यवस्था जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही शानदार व्यवस्था है और मैं तो विभूत हूँ इस बात से कि मखमल की दरियों से चारों तरफ कवरिंग आईसीयू वार्ड है गाय के लिए और सभी के लिए। जैसे स्टाफ लगा हुआ है, मैं देख रहा हूँ उस तरफ भी काम कर रहे हैं। उस कोने में मैं आपको दिखा पाऊँगा, आप देख पा रहे होंगे। उस कोने में आपको कुछ मेंबर्स यहाँ काम करते हुए नज़र आ रहे होंगे। वो देखो उधर से वो कुछ मेंबर्स आ रहे हैं, तो वो सब यहाँ पर देख रेख के लिए, देखभाल के लिए लगे हुए हैं। कुछ इस बीच कुछ लोग यहाँ पर सेवा करने के लिए भी आते रहते हैं, जैसे जो यहाँ घायल गाय हैं इनको गुड़ खिलाने के लिए वगैरह वगैरह के लिए। तो धन्यवाद है ऐसे गो भक्तों को। सुनील जी जैसे गो भक्त यहाँ पर लगातार सेवा कर रहे हैं। ये इनका सौभाग्य है कि गायों के यहाँ शरण में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को ये पूरी अदा कर पा रहे हैं। तो सुनील जी, इसके अलावा रात्रि काल का क्या विशेष और है यहाँ गायों के लिए? एक तो विशेष ये है कि 24 घंटे अपने ये गौ चिकित्सालय खुला है, कभी भी आप आइए। जैसे अभी यात्रीगण आ रहे हैं तो रात्रि में कोई भी आप आइए, गौ माता को जो अपनी सेवाएं देना चाहते हैं सेवा दे सकते हैं। जैसे गुड़ खिला रहे हैं और जो रात्रि में आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो उनके ठहरने के लिए इधर यात्री रूम की भी व्यवस्था है। एक रूम में अपने 3 व्यक्ति ठहर सकते हैं। लेटरिन बाथरूम उसमें अटैच है, सुंदर व्यवस्था है और गर्मियों के टाइम के लिए एसी की सुविधा भी है। ठीक है, तो 24 घंटे ये आपके लिए खुला है। चाहे रात्रि को 2 बजे आएंगे तो भी आपको यहाँ पर रूम मिलेगा। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। रात का सीन आपने देखा, लगातार आप हमारी डॉक्यूमेंट्री में बने हुए हैं। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। नाइट के अंदर हम गौ चिकित्सालय को विजिट कर रहे थे, तो गौ भक्त यहाँ पर आते रहते हैं रात भर, यानी 24 घंटे ये गौ चिकित्सालय खुली रहती है। तो यहाँ कुछ गौ भक्त गौ रक्षक यहाँ पर आए हुए हैं। तो सबसे पहले जानना चाहें कहाँ से आए हैं आप? हम हैं हैदराबाद से। हैदराबाद से हम भी। आप दोनों साथ ही हैं। तो अभी मैं देख रहा था कुछ आप गायों को खिला रहे थे, क्या खिला रहे थे? हमने तो गुड़ वगैरह खिला रहे थे। आप भी गुड़ खिलाया है। तो आपने गुड़ खिलाया, मतलब आपका क्या थॉट लेवल है इन गायों के प्रति? क्या आपका ऐसा विचार है, किससे आप मोटिवेट हो जिसकी वजह से आप यहाँ पर हैं? लाइक हम तो बचपन से ही गायों की देखते आ रहे हैं। मम्मी पापा से सीखा है, सबसे सीखा है। लाइक गाय अपनी माँ है, लाइक उस हिसाब से हम भी केयर करना चाहते हैं। लाइक ये लोग इतना कर रहे हैं, कोई भी नहीं करता है जो हो रहा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। जैसा कि साथियों आप देख रहे हो, यानी कि एक यूथ जनरेशन को आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मैसेज है। बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग अपने सिस्टम में बिजी रहते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये भी यूथ जनरेशन है और आपके हिसाब से लगातार गायों के बीच में है। और राजस्थान का इतिहास इस बात का गवाह रहा है। और आज गर्व की बात यह कि जिस धरती पर अपने खड़े हैं ना, ये खड़नाल के कैचमेंट एरिया में आती है और खड़नाल के ही एक तेजाजी हुए यहाँ के, और तेजाजी भी गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देते हैं। तो वास्तव में यूथ होकर, एक यंग अवस्था में होकर इस प्रकार से एक बेहतरीन कार्य किया, तो आपको पता लग गया होगा कि आप आने वाली जो पीढ़ी है और सब के लिए एक मोटिवेटर का काम कर रहे हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लगातार ऐसा ही प्रेरणा स्रोत के काम करते रहते हैं। तो ऐसा शेड्यूल बना रखा है कि लाइक वीकली 2 बार जाना है, लाइक ट्यूसडे सैटरडेज। लाइक जैसे अपने कुछ भी बना लो, लाइक जाना है तो जाना ही है। जैसा कि आपको पता चल पा रहा है कि जैसे सिटी में कोई रहता हुआ सोचता है कि वीकली एंजॉय करने जाता है, बार में जाता है, एंटरटेनमेंट ढूंढता है ना, शोज़ में जाता है, लेकिन वास्तव में मतलब वाकई में काबिल तारीफ़ काम कर रहा हूँ। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा इसके लिए। कोई भी अपने व्यूअर्स के लिए आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? यही है कि लाइक गायों वगैरह को बस केयर कीजिए सब जने, या सब अपनी माँ है। जब सब केयर करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी ऐसे जैसे जगहों की।
अगर सब केयर करेंगे तो ऐसी जगहों की जरूरत ही नहीं है आ फिर। चुकी थी। हम देख रहे थे कि गौ माता के लिए हरा चारा यहाँ पर इस मशीन से काटा जा रहा था। तो हमने देखा बिल्कुल शुद्ध और ताज़ा गौ माता के लिए चारा था और गौ माता को परोसने की व्यवस्था चल रही थी। सर अभी मैं देखूंगा कि यहाँ पर इन दरियों का कलेक्शन किया गया है। ये दरिया मैंने ये सुना था कि मखमल की दरिया यहाँ पर लगाई जाती है। क्या सर वाकई में ये मखमल की दरिया है? बिल्कुल, ये मखमली दरिया हैं और आप इन्हें खोल के भी और टच करके भी आराम से देख सकते हैं और एकदम अच्छी क्वालिटी की, जिससे अंदर सर्दी नहीं जाती है। और ये 4 दरियों का एक पाल तैयार होता है, ठीक है, जो रात्रि के अंदर इनको फैलाकर कवर कर देते हैं। वार्ड चारों तरफ से बंद हो जाता है, अंदर ठंडी हवा नहीं जाती है। सर मैं देख पा रहा हूँ सर, मुझे कोई भी दरी इस तरह से मैली नज़र नहीं आ रही है। तो सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि दरी रोज़ लगाएं और मैली ना हो। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर नॉर्मल जैकेट भी पहनते हैं सर, एक दो बार पहनने के बाद उसको वॉश करना पड़ता है। तो सर ये तो पशु हैं, बेजुबान है, इनके पास कोई दरिया लगाएंगे तो मैली होना स्वाभाविक सी बात है। तो सर यहाँ धोने की व्यवस्था है या फिर इतनी ज़्यादा सफाई का ध्यान रखा जाता है कि इतनी साफ़ सुथरी, इसके पीछे क्या कहना है? इसमें दोनों कारण हैं कि इनके एक तो बहुत अच्छी सफाई का भी ध्यान रखते हैं और एक अपने जो 24 घंटे टीम कार्य करती है, तो रात्रि में जो अपनी टीम कार्य करती है वो भी देख रेख में उनके रहती है। अगर कोई कंबल दरी फट भी जाती है तो उनको हाथों हाथ चेंज कर दिया जाता है। अपने यहाँ पर आप गौ माता का एक बिस्तर हॉल है, वो भी आपको दिखाएंगे, जिसके अंदर एक्स्ट्रा जो दरियों का स्टॉक भी रहता है। जो उससे कोई दरी फट गई है तो उसको चेंज करना, उसकी दोबारा सिलाई करना, और कोई गोबर वगैरह में हो गए तो उनकी सफाई करना, धुलाई करना, ये सब अपने कार्य चलते रहते हैं। सुनील जी बिश्नोई लगातार अपने को जानकारी दे रहे हैं। इस बीच अपना अगला जो वार्ड है आप देख पाएंगे, ये है सर घायल सांड वार्ड, यानी स्पेशल सांड को लेकर ही बना हुआ है, सांड के लिए स्पेशल है। इनकी सांड थोड़ा सा क्या है कि नटखट भी होता है, थोड़ा सा शरारती गाय की अपेक्षा माना जाता है। तो ये रोड के ऊपर कई बार ये वाहनों के आगे भी आ जाते हैं या कई बार वाहन को सांड को वाहन ठोक देते हैं। तो घायल जो होते हैं उन घायल सांड को यहाँ लाया जाता है, जहाँ तक मेरा अनुमान है। तो सारे एक साथ ही है यहाँ पर, जो कैसे भी है, कोई पैर टूटा है या कोई कैसे घायल है, सारे यही रखे हुए हैं। इसमें जो ये सब के सब सांड है सब घायल अवस्था में, और घायल इस कारण से है, कुछ एक्सीडेंट की व्यवस्था के कारण है, कुछ जो है असामाजिक तत्वों के द्वारा लाठियों से, कुल्हाड़ी से फरार करने की वजह से, इनके पैर तार में फंस जाने की वजह से, या फिर जो गौ तस्कर हैं वो जो इन्हें ले जाते हैं भर के, तो उनमें भी इनको बहुत चोटें लग जाती है। तो उनसे छुड़ाए हुए गोवंश भी अपने पास में इधर रहते हैं। सर इस वार्ड के जस्ट बाद में अगला वार्ड में यहाँ देख पा रहा हूँ, तेजाब व आग से जले गोवंश। सर ये तो आग से तो क्या पता, कई बार जीव है, कोई आगे चपेट में आ जाए, तेजाब वगैरह, ये तो कोई कुछ असामाजिक तत्व भी ऐसी घटनाएं कर देते होंगे। आग तेजाब से जली गौ माताओं में जो ये कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं, जिनको जीवों के प्रति दया भाव नहीं रहता है, जो अपना थोड़ा सा नुकसान की वजह से एक आपस में मतभेद के कारण उन गौ माताओं के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं। और कुछ घटनाएं ऐसी होती है जैसे करंट लग जाने की वजह से छप्पर में, और उसके कारण से आग लग जाने की वजह से जो गाय झुलस गई है, वो गौ माताएं इस वार्ड के अंदर हैं। और उनको डेली देसी घी की आयुर्वेदिक दवा का मलहम होता है, उसका लेप किया जाता है। और भी जो जली हुई गौ माता है उन पर सिल्वर सल्फा जैसी मेडिसिन का है जो लेप लगाते हैं। सर जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि थन कैंसर या हर्निया पीड़ित गाय, अब इस गाय को कैंसर भी है या मतलब हर्निया से संबंधित इन सांड को समस्या भी हो सकती है। जैसे एक गाय है, दूध भी दे रही होगी, तो दूध भी निकालना पड़ रहा होगा, तो इनका दूध तो काम आता नहीं होगा, तो उस दूध का क्या किया जाता होगा सर? वो अगर जैसे थन में अगर कैंसर हो चुका है तो उसमें क्या है, वो दूध नहीं रह जाता है, उसमें क्या है, वो उसकी खून भी है, रस्सी भी है, तो हाँ वो दूध फिर कोई कार्य का नहीं है, तो उसको अपने निकाल के हटाना पड़ता है। और इन गौ माताओं के थन के अंदर अभी कैंसर की गांठें हैं, ट्यूमर है, और कुछ जो दूध अपने बाज़ार में अगर कुछ जैसे डायरेक्ट खरीदते हैं तो उनको ये चीज़ में नॉलेज नहीं रहते, और दूध जो वगैरह है जो बेचते हैं दूध, वो अपने थोड़ा लालच देखने की वजह से कुछ बार की रस्सी वगैरह वाला भी दूध है जो सप्लाई कर देते हैं, जिससे क्या है बीमारियां होती है, खुद बीमार पड़ जाते हैं।
तो इससे अच्छा है एक गौ माता आप घर में रखिए, उसकी सेवा कीजिए, जिससे आपको पुण्य भी मिलेगा और एक अच्छा दूध भी आपको प्राप्त होगा। जैसा कि सुनील जी बिश्नोई ने लगातार हमें जानकारी दी है और बताया है, एक मैसेज भी एक आजकल की जनरेशन को दिया है कि आप बाज़ार से नकली दूध, आज दिन ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मुझे नाम लेने में कोई संकोच नहीं है, अमूल जैसी बड़ी कंपनियां हैं, इसके ऊपर आए दिन क्वेश्चन मार्क लगते होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि प्लास्टिक की परत जम गई हो गई, तो मैं अमूल पे कोई इस तरह का आरोप नहीं लगा रहा हूँ, बट कई बार ऐसी हमारे सामने वीडियोज़ कुछ सामने आती रहती है, तो आपको ऐसा संकोच भी नहीं रहेगा, किसी प्रकार से आपको इसमें आपत्ति भी नहीं रहेगी। आप सीधा सा समाधान है, आप गाय पालिए, जो आप 2-4 किलो दूध रोज़ लेकर आओगे 200 रुपये का, और आप खर्चा जोड़ोगे तो लगभग बराबर रहेगा। प्लस इस बहाने आपका एक मेंबर भी, प्लस आपकी फैमिली मेम्बर भी एक बढ़ जाएंगे और आपके घर में एक रौनक भी रहेगी। और जो हमारी सनातनी परंपरा है गाय को लेकर, 33 किरोड़ यानी 33 श्रेणी देवी देवताओं का इसमें वास बताया जाता है। इस गाय का गोबर भी वाकई में काफ़ी गुणवत्ता वाला होता है। आजकल तो पीओपी का ज़माना है, और पहले पीओपी गोबर की होती थी, घरों के अंदर आमतौर पर लेप होता था। और जो गाय का मूत्र है, इसमें कैंसर को ख़त्म करने के गुण इसके अंदर होते हैं, जैसा कि ये आयुर्वेद कहता है। तो ये सारी जानकारी आप देख पा रहे हैं। सर, हम देखेंगे कि इधर ये एक जोन जो है दूसरा आ चुका है, ये भी इसी चिकित्सालय का हिस्सा है। यस, ये इसी चिकित्सालय का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के पानी के टैंकर्स है या फिर कोई ट्रॉली वगैरह है जी सर, जो एक्स्ट्रा में अभी है, जिनकी अभी मौका पर आवश्यकता नहीं है, तो उनको यहाँ पर उनके लिए पार्किंग है। जी सर, ठीक है। तो ये एक तरीके से पार्किंग है। उस साइड में देख पा रहा हूँ कि मुझे काफ़ी जोन आगे और भी नज़र आ रहे हैं। तो सर, कुछ विशेष है या नॉर्मल इसी तरह सामान्य जानकारी है? उस तरफ अपने प्रोलेप्स वार्ड है, शरीर पीड़ित गौ माता का वार्ड, और लंपी स्किन डिजीज पीड़ित बीमार गौ माताओं का वार्ड है, और कुछ अनाथ बछड़े हैं। आईसीयू वार्ड का भी एक छोटा भाग है उधर। तो सर, जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, इन्होंने लंपी डिजीज़ जो अभी बीमारी आई थी, उसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने यहाँ, क्योंकि लंपी एक ऐसी बीमारी थी जो एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी थी, मतलब इसको आप कह सकते हो कि विषाणु जनित बीमारी थी, एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी थी। तो इन दोनों के अंदर पार्टीशन जरूरी था एक दूसरे के पास रखने से, और यदि इनके बीच में ढंग से दूरी मेंटेन नहीं है, पशुओं के बीच में, गाय के बीच में, तो ये बीमारी दूसरे से फैल सकती थी। तो ये पीड़ित तो पहले से भी है, कैंसर है या हर्निया है, थन कैंसर है, तो इनको अलग से व्यवस्था भी की गई है। चलकर देखेंगे, यहाँ पर एम्बुलेंस के बोर्ड लगे हैं, एम्बुलेंस नंबर 18, एम्बुलेंस नंबर 16, तो एम्बुलेंस के है, और ट्रॉली लगी है गाय चारा लाने के लिए अलग से। यहाँ पर जो भी व्यवस्था गौशाला में होती है इस तरीके से, वो सारी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। तो ये वार्ड अपने देखो, यहाँ अभी हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर, इसके मुझे लग रहा है पंख की सर प्रॉब्लम रही होगी। अब ये एकदम ओके है, बढ़िया घूम रहा है, तो इसको फ्री कर दिया है ना आराम से। इसके जो शारीरिक घाव थे वो अभी बढ़ चुके हैं और ये अभी हेल्थी है, ठीक है, तो इसीलिए इसको स्वतंत्र कर दिया गया है। और इस प्रकार से अपने 2 दर्जन के करीबन जो मोर है जो अभी यहाँ पर खुले घूम रहे हैं। एक वो उधर देखिए ऊपर की तरफ भी बैठे, बिल्कुल देख सकते हैं, उधर भी है और पीछे भी आप देख सकते हो। वो एक वो मोर वो घूम रहा है, और मोरनी में सिंपल सी पहचान है, मोर जो है वो बिल्कुल कलरफुल होता है, मोरनी कलरफुल नहीं होती। तो इस तरीके से स्वतंत्र आराम से घूमते हैं, चुगा करते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। कबूतर भी यहाँ आमतौर पर, मतलब कई तरह के पक्षी है जो यहीं पर ही, हालांकि एक पैर के भी बाहर घूम रहे हैं, जो लग रहा है कि वो फ्री घूम सकता है, तो उनको फ्री कर दिया गया है। तो बहुत ही गजब की व्यवस्था है। तो सर, अब हम इस वार्ड में प्रवेश करें। तो इस वार्ड के ऊपर क्या कहना है, आप बताइए। ये आगे प्रोलेप्स वाली गौ माता, उलास आ गया है, डील आ गया है, बाहर आ गया है, वो वाली गौ माताएं हैं जिसमें गौ माता के जो कई कारण रहते हैं कि अंदर उनका पौष्टिक आहार का संतुलन सही नहीं है, या इन्फेक्शन फैल गया है, या कोई घाव के कारण उनका शरीर है जो बाहर आ जाता है। तो उस टाइम में आपको इस प्रकार की गौ माता कहीं पर भी दिखे तो उस पर अगर आप उसकी कुछ भी हेल्प नहीं कर सके तो उसके जो बाहर शरीर आए उस पर कपड़ा ज़रूर डालिएगा, जिससे क्या कील वगैरह जो अपने कौवे हैं उसको चोंच नहीं मारे, उनके घाव को ख़राब नहीं करें। हाँ, क्योंकि ये तो प्रकृति का और हमारे इस इकोलॉजी सिस्टम का एक नियम ही बना हुआ है, क्योंकि जीव को जीव नुकसान पहुंचाता है, जंगल में तो अक्सर ये होता है। तो सुनील जी ने बिल्कुल जो इनके आगे एक नाम लगा है बिश्नोई, इस शब्द की मर्यादा रखते हुए कहीं ना कहीं आपकी जो अनुवांशिकता है इस बात को बाहर दिखा रही है,
जीव प्रेमी जिसे कहते हैं, वैसे तो आपका संप्रदाय जो है वो शुरू से जीव प्रेमी रहा है और आप इस संप्रदाय की मर्यादा को और बनाए रखे हुए हैं, जीव प्रेमी का जो कार्य भी कर पा रहे हैं। वैसे तो ये शरीर की जो बीमारी होती है अपने आप में गंभीर बीमारी होती है। आमतौर पर सामान्य लोगों की तो इसको देखने की क्षमता भी नहीं होती है, क्योंकि देखते ही मतलब थोड़ा अजीब सा लगता है। पर मैं फिर भी ज़्यादा तो इस वीडियो के माध्यम से ब्लड वगैरह कैसा नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये वीडियो पे इस तरह से अटेंशन आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको दूर से यहाँ कुछ कोशिश करूँगा, क्योंकि ज़्यादा खून खराबा दिखाने से वीडियो अटेंशन में आ जाता है। तो अब मैं आपको यहाँ दूर से दिखाने की कोशिश करूँगा। मतलब कि जो गाय के गुप्त अंग होते हैं या गाय के जो ऐसे अंग जो बिल्कुल ही दुधारू अंग है, या मान लो इनके योनि भाग को आप कह सकते हो, तो इनके आसपास में देख सकते हो। तो यदि अंग बाहर आ जाना और रक्त समस्याएं इस प्रकार से हो जाना, तो आप देख रहे हैं यहाँ गायों में आमतौर पर हैं, और आप सब जानते हैं इस चीज़ को। लेकिन कुछ गाय ऐसी होती है शरीर की समस्या हो और वो इस तरह से गर्भवती हो। तो देखो छोटा बच्चा है यहाँ पर, वो भी स्तनपान करने की कोशिश कर रहा है, तो देख पा रहे हैं आप। तो बहुत ही अद्भुत व्यवस्था है। इस चिकित्सालय में आने के बाद एक बार तो पूरी दुनिया ही भूल से जाते हैं और लगता है कि वास्तव में ये संसार है अपना। तो सर आपने मुझे उधर कहा था कि यहाँ लंपी डिजीज़ की भी कुछ गाय हैं आप यहाँ पर, तो वो वार्ड कौन सा है? तो वार्ड जो है लंपी स्किन पीड़ित गौ माता का है। और ये था जो जिनका अंग बाहर आया हुआ है गायों का। पीड़ित गौ माताएँ, प्रोलेप्स वाले गौ माता का वार्ड है। और ये गौ बीमारी जो इनका 3 महीने तक कंटिन्यू इलाज चलता है, और जैसे स्वस्थ हो जाती है तो उनका कोई बीमार गोवंश आता है तो उनको हम इधर रखते हैं और बदले में इनको स्वस्थ गोवंश वापस दे दिया जाता है। क्या बात है, मतलब ये कोई भी गाय यहाँ छोड़ के जाए और स्वस्थ बदले में वापस सही करके देंगे। तो सर अच्छा, और जो भी कोई अगर यहाँ से स्वस्थ गोवंश से लेना चाहते हैं, जो नज़दीक में भी है, जो गौपालक है, तो वो भी अगर उनको यहाँ से कोई अच्छी गौ माता, स्वस्थ गौ माता लेनी हो तो वो अपने इधर से निःशुल्क भी हम दे सकते हैं जी। ठीक। तो सर जैसा कि आपने बताया, और ये यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज़ शिविर जो है, ये लंपी वाला, ये हल्की हल्की, वैसे तो इनको स्वस्थ कर दिया गया है, ये स्वस्थ है मुझे नज़र आ रहे हैं। ये दोनों लंपी के बारे में ही है, क्योंकि और इसके जस्ट बाद आगे जो जोनर है वो शायद खाद जोनर है यहाँ से। हाँ, वो आगे खाद है। यहाँ पर क्या है, किसी प्रकार का कोई प्रोडक्ट नहीं है। ये जो खाली गोबर है तो इसको अपने किसान लोग हैं वो ले जाते हैं। तो मतलब ये यहाँ से किसानों को दे दी जाती है। पीछे पूरा खाद का जोन है और लगभग मुझे लग रहा है तकरीबन 5-7 बीघे में खाद यहाँ पर डाली हुई है। हाँ, खाद पड़ी है। तो जैसा कि आपने देखा कि यहाँ इस चिकित्सालय परिसर के अंदर जो ईस्ट का पूरा जोन था वो अपना अब कवर हो चुका है। इसी के साथ यहाँ के नॉर्थ पार्ट के अंदर बहुत सारे बड़े बड़े गोदाम भी बने हुए हैं जी। कहीं चारा का है, अलग अलग इनके क्योंकि सर्दी गर्मी सब में यहाँ पर अलग अलग सीज़न के अकॉर्डिंग यहाँ पर इनकी खाने की व्यवस्था की जाती है। तो ये जानकारी अपने को बिल्कुल विस्तृत रूप से जो देंगे वो सुनील जी बिश्नोई देने वाले हैं। तो शुरू करते हैं 1 नंबर गोदाम से, यहीं से आप कवर कर सकते हैं। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँ कि आप इस डायरेक्शन में आए ताकि अपने को 1 नंबर 2 नंबर यहाँ से ये जो वार्ड है, ये गोदाम है, अच्छे से दिख सके। सर शुरुआत करते हैं 1 नंबर से। सर वो 1 नंबर मरलेवा परिवार, अच्छा परिवार है वो, तो वो बनवाने वाला है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ डोनेशन भी देते हैं, तो अपने यहाँ इस तरह से काम कर दिया जाता है। तो सर यहाँ ये मैं फिलहाल तो खाली देख पा रहा हूँ इन सबको, तो क्या है सर इसका यहाँ कहना है इसके बारे में? इन गोदाम के अंदर जब सीजन के अनुसार जैसे चारा रहता है तो इसका स्टॉक किया जाता है, और अलग अलग चारा गोदाम में हम अलग अलग प्रकार का चारा भी रखते हैं। जैसे किसी में ज्वार का चारा है, किसी में बाजरा का है, किसी में ग्वार का है। तो ये चारा भी, कुछ चारे गर्म रहते हैं गायों के लिए, जिनको अंदर अगर गर्म जो जैसे शरीर पीड़ित गौ माता है उनके शरीर में पहले से कुछ ज़्यादा गर्मी रहती है और उनको गर्म चारा मिल जाए तो वो बीमारी ठीक नहीं होती। तो इसके हिसाब से उनको अलग अलग चारा, अलग प्रकार का, जैसे शरीर पीड़ित गौ माता को अपने ज्वार का चारा खिला सकते हैं जो ठंडा रहता है, और भी जो प्रकार के अच्छे जो चारे हैं जो उनको शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाए, तो उनके बीमारी के अकॉर्डिंग अपने इनको चारों को डिवाइड किया हुआ है अलग अलग गोदामों के अंदर। अभी यहाँ पर ये जो चारा गोदाम है कुछ खाली है। जैसे कोई गौ भक्त अगर डोनेट करते हैं तो उनका भी स्टॉक हम इधर रखते हैं, और कोई अगर नहीं है उपलब्ध तो हम चारा परचेज भी करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, व्यवस्था के अनुसार सब सुविधाएं, सब व्यवस्थाएं यहाँ पर कंटिन्यू बनी रहती है।
और कुछ औजार वगैरह है इन सब, जैसे ये कुछ यहाँ बीच में अधूरे पड़े हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये सब जैसे शेड बनते रहते हैं आगे से आगे, और ये निर्माण आगे से आगे बढ़ता रहता है और बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ आपको पता है कि इस प्रकृति के अंदर बहुत सारे वन्य जीव हैं, तो उन जीवों को बचाने के लिए यहाँ महाराज जी की कोई ना कोई व्यवस्था और कोई ना कोई प्रोजेक्ट इनका चलता रहता है। तो ये इस बात को दर्शा रहे हैं कि फ्यूचर प्लान यहाँ पर तत्काल में बनते रहते हैं। तो ये फ्यूचर प्लान तत्काल में बनते हैं, इसका एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पर है। बड़ी तारबंदी के यहाँ आप देख सकते हो कि जितने ये जाल वगैरह पड़े हैं, ये दर्शाता है कि कभी भी बड़ी यहाँ तारबंदी या कोई भी जोन नया बन सकता है। सारी व्यवस्थाएं फ्यूचर को लेकर यहाँ बहुत ही अच्छी बेहतरीन है। 4 नंबर फिर एक चारा गोदाम आ रहा है। सुनील जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए सर। जैसे इनको देसी भाषा में बोलूँ तो ये कमठा कार्य है। कमठा जब से ये गौ चिकित्सालय स्टार्ट हुआ है तब से इसमें ये कमठे का कार्य नहीं रुका है, क्योंकि ये एक छोटे रूप से स्टार्ट हुआ है और सब गौ भक्तों के सहयोग से धीरे धीरे आगे बढ़ा है। तो इसमें कमठे का कार्य निरंतर चलता ही रहा है और अभी भी आगे चल रहा है। और यहाँ पर है अभी चारा गोदाम नंबर 4, देखिएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी चारा यहाँ पर रखा हुआ है, और मुझे इतनी दूर से ये तो नहीं पता चल पा रहा कि ये चारा है किसका, क्योंकि ये सुनील जी बताएंगे किसका चारा है। अब इसमें ज्वार की कुत्तर है। जैसे मैंने बताया कि शरीर पीड़ित गौ माताओं के लिए ज्वार की कुत्तर अच्छी रहती है, तो ये चारे का गोदाम है, इसमें ज्वार की कुत्तर भी रखी गई है। और चारा इतना क्लीन है कि इसमें आपको धूल मिट्टी नहीं मिलेगी, और अच्छी क्वालिटी का चारा ये अपने परचेज करते हैं। और गौ भक्तों से को भी यही कहते हैं कि अच्छी क्वालिटी का चारा यहाँ पर डोनेट करें, क्योंकि ये सब बीमार गौवंश है। अगर ये रेत मिला या दूसरा किसी प्रकार का चारा खाते हैं तो इनकी बीमारी ठीक नहीं होती है। तो इसीलिए अच्छी क्वालिटी का चारा ही इधर रखा जाता है। और इस चारे को भी अपने इन चाल के अंदर छाना जाता है और छान के जैसे दिन भर का इनका भोजन हो चुका है गौ माता का, और जो चारा ठानों के अंदर बच गया है उसको भी दोबारा छान कर इन चारा गोदाम में डालते हैं, ताकि व्यवस्था और अच्छी बनी रहे। यानी कि इष्ट का जो भी पूरा लंपी डिजीज़ का शरीर पीड़ित गौ माता जो थे उन सब का यहाँ आपने देखा। वेटरनरी टीम की जो दवाइयाँ हैं यहाँ से भी जा रही है। पीछे सर ये बहुत बड़े स्तर पर देख पा रहा हूँ मैं, ज़मीन खाली पड़ी है, बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है। ये भी इसी परिसर की है? नहीं सर, ये अपने परिसर की नहीं है, मगर जो क्या है यहाँ के जो पास में बंजारा जाति के लोग भी रहते हैं जी सर, तो और भी दूसरे कोई लोग हैं उनकी ये ज़मीन है। तो उसमें क्या है, जो अपने गोवंश को वो खुला छोड़ते हैं चरने के लिए, फिरने के लिए, घूमने के लिए। इसमें अपने इधर भी अगर कोई लवारिश गोवंश रहता है तो उनके लिए भी हम बाहर उनके लिए भी चारे की व्यवस्था करते हैं। निःशुल्क कोई चार नहीं है, बाहर उनके लिए गर्मियों में चालनी लगाते हैं और उनके लिए चारा पानी की व्यवस्था अपनी तरफ से निःशुल्क रहती है। क्योंकि ये भी बिल्कुल सही नीति है कि गाय इस पर कोई किसी का मालिकाना हक हो भी सकता है, बट सेवा तो सेवा ही होती है, वो चाहे बंजारों की हो चाहे या चौधरियों की हो, गाय किसी की भी हो, बिल्कुल ये एक अच्छी भावना है। और ये तो हृदय का पता चलता है कि यहाँ कैसा किस प्रकार से हृदय है। लेकिन अब जो आप इस गौशाला में या इस चिकित्सालय परिसर में कुछ देखोगे तो आपको सबसे अजीब मिलेगा, सबसे अलग मिलेगा, कुछ यूनिक मिलेगा, व्यवस्थाएं मिलेगी बहुत गजब गजब की। और 300 प्लस यहाँ पर गौ सेवक, गौ भक्त यहाँ पर कंटिन्यू सेवा करते हैं। आप देख सकते हो एक गौ भक्त है, पीछे यहाँ अभी कई गौ भक्त आ रहे हैं लगातार, 4-4, 5-5 इनके अलग अलग पात्र हैं। ये गौ माता के लिए कोई बाट लेकर जा रहा है, कोई चारा लेकर जा रहा है, अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से सबकी ठेला व्यवस्था है। पीछे भी आप कंटिन्यू देख सकते हो बहुत सारे भक्त हैं भी बाट वगैरह लेकर गौ माता के लिए जा रहे हैं, और कुछ या उनको भोजन करवा कर बाट वगैरह खिला कर वापस आ रहे हैं। तो ये भी चारा हॉल है सेम। चारा गोदाम के बाद में अलग अलग कुछ लिखा हुआ है, जैसे कमठा हॉल। कमठा मतलब आपने बताया था कि ये शेड वगैरह बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन का सामान है, सीमेंट वगैरह है, वो इसमें रहता है ताकि कभी भी बारिश वगैरह ऐसा सीजन हो जिसमें वो ख़राब ना हो, इसीलिए इनका निर्माण हुआ है। और जैसे एक्स्ट्रा टीम हॉल जो यहाँ पर एक्स्ट्रा वर्कर जो कार्य करते हैं, कोई भी कार्य अपने जैसे जो इनके कार्य को छोड़ के भी दूसरा कार्य करना पड़े तो उनके लिए अलग टीम बनी हुई है। ये पढ़ पा रहे हैं स्टोर हॉल। इसके अंदर जब मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे बड़े बड़े यहाँ पे गैलन हैं, बड़े बड़े तगारी है, बड़े बड़े पात्र हैं, ये सब यहाँ रखे हुए हैं बहुत सारे।
स्टोर हॉल के अंदर अपने गौ चिकित्सालय की जो अतिरिक्त सामग्री है, कुंडे हैं, टवड़े हैं, छलनियाँ हैं, चालनी है, जो गौ माता से संबंधित काम आती है हमें। जैसे कोई भी किसी गौ माता की रस्सी ख़राब हो चुकी है, उसको चेंज करने के लिए इसमें रस्सियों का स्टॉक रहता है। कोई कुंडा फूट गया है तो उनके लिए कुंडों का अतिरिक्त स्टॉक रहता है। और साथ में ये जो गैलन वगैरह आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, गौ माता के लिए आरओ का प्लांट लगा है। उसके लिए इसमें केमिकल वगैरह रहते हैं जो आरओ के, जो यहाँ का पानी खारा है उसको मीठा करने के लिए, और ये आरओ की सामग्री है, यानी एक तरह से आरओ का केमिकल है, उसमें काम आता है। नागौर की धरती पर हर कार्य असंभव लगता है बहाने वाले इंसान को। हर तरह की समस्या है, मिट्टी में गुणवत्ता नहीं है, पीएच लेवल भी मिट्टी के काफ़ी डाउन है, पानी के अंदर क्षारीय अम्लता की बहुत ज़्यादा मात्रा नागौर की ज़मीन में है। पूरे राजस्थान के 3,42,000 के क्षेत्रफल में राजस्थान नागौर की ज़मीन को नागौर युच भूमि बोलते हैं। लवणता यहाँ की प्रधानता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्षारीयता है। देसी भाषा में बात करें तो यहाँ पर बड़े बड़े बीहड़ पड़े हैं, बीड़ पड़े हैं, खाली मैदान पड़े हैं। और आप देख भी सकते हैं कि 50-100 किलोमीटर दायरे में कोई बड़ा कृषि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। उस बीच में लगता था कि पानी भी नहीं है, लेकिन हौसला मजबूत हो और जुनून खतरनाक हो, क्या काम नहीं हो सकता। ये छोटा नागौर का ही नहीं, पूरे पृथ्वी का 51 लाख वर्ग किलोमीटर इस पृथ्वी का क्षेत्रफल है। 51 लाख वर्ग किलोमीटर में ये चिकित्सालय हो सकते हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल हो सकते हैं, एज ए शुल्क पे काम करते होंगे, लेकिन निःशुल्क और वर्ल्ड की सबसे बड़ी गौ चिकित्सालय ये नागौर खडनाल के अंदर यही है। अच्छा, अब हम आगे चलेंगे। गौ सेवकों हेतु हॉल, यानी गौ सेवक यहाँ पर रेस्ट करते होंगे सर? बिल्कुल, जो गौ माता को चारा डालते हैं, पानी पिलाते हैं, गोबर उठाते हैं, तो उनके ठहरने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए ये गौ सेवक हॉल है। जी, जैसा कि सर ने बताया, यहाँ पूरी व्यवस्था है। देखो कितनी गजब की बात है। एक बोलते हैं ना संविधान, एक भारतीय संविधान है। अब देखो, भारतीय संविधान की मैं आलोचना तो नहीं करूँगा, क्योंकि वो हम उस संविधान का सम्मान करते हैं, उसके अंदर हम बंधे हुए हैं। बट एक बात लिखी गई है यहाँ पर, मैं दिखा पाऊँगा, कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या लिखा हुआ है देख पाएँ। कृपया जूते चप्पल बाहर उतारे, अन्यथा 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। इसे बोलते हैं व्यवस्था। ये यहाँ की चिकित्सालय का और ये यहाँ के बॉस का संविधान है, और उनकी ये नियम है कि अंदर यदि आप जूते चप्पल लेकर जाओगे, ये नहीं कोई भी हो, आप लेकर जाओगे तो यहाँ पर 100 रुपीज़ पेनल्टी आपको यहाँ पे करनी होगी। इससे व्यवस्था और शुद्धता और अच्छी बनी रह सकती है। नेक्स्ट अपने देखेंगे कि हॉल है, नाम तो नहीं लिखे हुए, पर आगे मैं देख पा रहा हूँ विशालकाय बांटा गोदाम है। तो बांटे भी, आप कई प्रकार के बांटे आप बता रहे हो यहाँ चलते रहते हैं, तो इसके ऊपर सुनील जी भी सुनाइए आपका क्या क्या। पर गौ माता के साथ साथ में वन्य जीवों के लिए भी भोजन सामग्री है। बांटे के अंदर अपने इसमें गेहूं का दलिया है, बाजरे का दलिया है, चापड़ है, और सरसों की खली है, कपास की खली है, सब प्रकार का इसमें अपने स्टॉक रखा गया है। और एक महीने का बांटे का जो खर्च है वो 25,000 रुपये के लगभग पड़ता है। कई बार अपने गौ भक्त हैं जो यहाँ पर कोई अपने जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर गौ माता हितात बांटा बनवाते हैं, आप भी बनवा सकते हैं। और कई बार अपने मिंदर गोदामों से भी धान आता है, तो उस धान में 2 धान मिक्स रहते हैं, गेहूँ, बाजरा और रेत भी मिली रहती है, तो उसको अलग अलग करने के लिए यहाँ पर मशीन भी लगी हुई है। उस मशीन के माध्यम से 2 अनाज को अलग किया जाता है, उसकी अच्छी तरह सफाई की जाती है, बाद में इनको कट्टों में भर के अंदर स्टॉक में रखा जाता है, और बांटा दलिया डेली का डेली अपने तैयार करके गौ माता को खिलाते हैं। और डेली का करीबन 8 टन बांटा तैयार करके अपने गौ माता को खिलाते हैं, यहाँ और जोधपुर शाखा दोनों जगह। अब आप एक माइंड यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत, यदि आपका इकोनॉमिक लेवल पर माइंड यूज चलता है। 8 टन बाटा यहाँ रोज तैयार होता है। सर एक बात और बता दो, ये जो गाड़ियाँ यहाँ पे जा रही है, ये गाड़ियाँ इस तरीके से यहाँ पर, ये गाड़ियाँ जो है, कितनी गाड़ियाँ हैं जो बांटा सप्लाई करने के लिए लगी है तकरीबन? जैसे एक वार्ड के अंदर आप 4 गाड़ियाँ मान के चलो, ठीक है, और 18 के करीबन वार्ड है, 18 इंटू आप कर लो 4, ठीक है, के आसपास मोटा मोटी आंकड़े में देखा जाए तो 100 गाड़ियां हैं। प्रत्येक गाड़ी पे बड़ा 1 क्विंटल का एक पात्र लग के चलता है, और इन्होंने एक बड़ा आइडिया दे दिया कि 8 टन बहुत बड़ी व्यवस्था होती है। तो ये मान लो कि लाखों रुपए का तो रोज यहाँ पर बांटा तैयार होता है। बिल्कुल। आपका एक आइडिया, यदि बांटे का अपने एस्टिमेट लगाएं पर डे का,
तो आपके हिसाब से बड़ा बड़ा क्या आइडिया है? यदि ये बात कोई गुप्ता हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसके बारे में कुछ कह सकते हो, बताइए। 1 महीने के बांटे का खर्च है जो 7.5 लाख रुपए के लगभग पड़ रहा है। और अभी जो है, अब मैंने अभी बताया है जस्ट कि 1 दिन का खर्च है जो इसका 25,000 रुपये के लगभग पड़ता है। और ये कभी भी आप इधर आके देखिएगा कि बांटा भी अपने उच्च क्वालिटी का बनता है, और आपको प्रवेश करते ही आपको सामने बांटा स्थली दिखाई देगी। वहाँ पर अपने बांटे की कढ़ाइयाँ लगी रहती है, और एनी टाइम जब भी आप चाहें 1-2 कढ़ाई तो आपको बनी हुई मिल ही जाएगी। हाँ, मैं रात भर से देख पा रहा हूँ कि रात को 10 बजे तक, 9 बजे तक भी बहुत सारे भक्त लोग आ रहे थे। कोई गायों को गुड़ खिला रहा था, कोई कैसे ही, और कुछ लोग तुला दान भी कर रहे थे। तो अलग अलग परिवार तरीके से यहाँ पर सब बना हुआ था। अब आप देख रहे हो चारा गोदाम फिर से एक और सामने यहाँ पर आ रहा है। समझ गए, सीज़न के अकॉर्डिंग सेम चारा है। शायद ये यहाँ गाड़ी पार्किंग है, बॉस की गाड़ी यहाँ खड़ती होगी। हाँ, ये खाली बॉस की गाड़ी की पार्किंग मानो आप, ठीक है। क्योंकि स्वामी जी महाराज है जो रात्रि में कभी भी इस परिसर का राउंड ले सकते हैं, तो इसीलिए इनकी गाड़ी इधर रहती है ताकि अचानक कभी भी उठ के आए तो हाथों हाथ राउंड ले सके। तो आप देख पा रहे हो बॉस की गाड़ी है यहाँ लगी हुई है, और बॉस मतलब कि कुशालगिरी जी महाराज, ये चर्चा का भी नाम है। एक मतलब बॉस गिरी नहीं है, बट कुछ लोग टैग लगता है, जैसे टैग उपाधि होती है एक तरीके से। तो आजकल के युवाओं में थोड़ा सा क्रश है, तो उस बात को मद्देनज़र रखते हुए तो ये यहाँ सब चीज़ें दर्शाई गई हैं यहाँ पर। अब अपने देखेंगे स्पेशल, और यहाँ पर है कंट्रोल रूम, पशु पक्षियों का रिकॉर्ड रूम है। तो इसके ऊपर तो डिटेल से अभी अपने को सुनील जी ही बताएंगे। तो बताएं सर, इसके बारे में क्या कहना। कंट्रोल रूम प्लस रिकॉर्ड रूम, यानी कंट्रोल रूम के अंदर यहाँ से जो अपने 18 एम्बुलेंस चल रही है जो बीमार लोअर्स गौ माताओं के लिए फ्री सेवा देती है। एक एम्बुलेंस आपके पास में इधर खड़ी है, और ये सेवाएं अपने सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक चलती है एम्बुलेंस। और यहाँ पर रिकॉर्ड रूम भी है, जितने भी बीमार गौ माताएँ यहाँ पर आती है उन सब का यहाँ पर रिकॉर्ड रहता है। कौन कहाँ से गौ माता को लेके आया है, कितनी तारीख को लेके आया है, और कब वो स्वस्थ हुई है, और कब यहाँ से उसको वापस भेजा गया है, पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। जैसा कि इन्होंने बताया, एक हॉस्पिटल में रूल होता है, कोई भी पेशेंट जब आता है तो पूरी डिटेल उसकी रखी जाती है। तो चलो आप मानोगे उसका आधार कार्ड भी होता है, सब चीज़ें होती है, लेकिन यहाँ जो पशु आते हैं, गाय आती है, तो उनका एक टैग बनाया जाता है। ये खुद एक टैग बनाकर उसका एक कोडिंग नंबर लगाकर, और शायद संख्या नंबर लगती होगी मेरे ख्याल से, तो वो संख्या नंबर लगाकर इस तरह से प्रत्येक गौवंश के आप देख सकते हो। मैं ये छोटा सा उदाहरण तो अभी आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि एक गाय है और गाय के गले में एक टैग लगा हुआ है। तो आप देखोगे 26,134। मुझे लग रहा है कि इस गौवंश, ये जो चिकित्सालय यहाँ पर हो सकता है, इस नंबर इसका यही हो सकता है, क्योंकि 26,087, 25,640, ये मुझे लग रहा है कि आज तक की जो घायल गाय यहाँ आ रही है उनकी संख्या भी मुझे लग रहा है, ताकि संख्या भी काउंट होती रहती है। ये इनकी एक तरह से आइडेंटिटी है, पहचान है, इनका नाम बोल सकते हैं आप इसको। इसके ये संख्या इतनी गायें इधर आ भी चुकी है, और इससे ज़्यादा भी आ रही है। जैसे अभी दिल्ली की यहाँ के मैं बोलूँ तो 70-80 करीबन बीमार गौ माताएँ यहाँ पर प्रतिदिन आती है। बीमार गायें अपने इधर रख लेते हैं और बदले में उनको स्वस्थ किया देते हैं, जिससे अपने यहाँ क्या बेडशीट है जो खाली रहे, और नए आने वाले गौवंश को, बीमार आने वाले गौवंश को यहाँ पर आसानी से लिया जा सके। इनका कहने का मतलब ये कि कोई भी गाय, यदि आप घायल गाय लेकर आते हो, आप घर की गाय लेकर आते हो, या कोई समस्या है, तो बदले में आपको एक गाय यहाँ पर अच्छी स्वस्थ गाय यहाँ से दी जाएगी, और बदले में मतलब ये अच्छी व्यवस्था है। इससे क्या है कि यहाँ की व्यवस्था भी अच्छी बनी रहेगी। हाँ, अभी ये वाला पोर्शन अपना अभी अधूरा चल रहा है, तो इसमें देखेंगे अपने बड़ी वैल्यूबल बातें मुझे यहाँ पर लग रही है, और कुछ स्टेट्स के बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, ये सब यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इनके ऊपर सर क्या कहना है आपका? ये इन सब अपने जगह से अपने पास में बीमार गौ माताएँ आ रही है, यानी कि 6 राज्यों से और 800 गौशालाओं से अपने पास में बीमार गौवंश आ रहे हैं। 800 गौशालाएँ अपने से जुड़ी हुई है, जो अपने बीमार गौवंश हमको देती है, और हम उनको स्वस्थ गौवंश वापस देते हैं। इसमें आप देख सकते हो सबके लेटर पैड्स लगे हुए हैं, और इसी प्रकार 70-80 करीबन बीमार गौवंश यहाँ पर डेली आते हैं और यहाँ से स्वस्थ भी जाते हैं। तो नेक्स्ट सर अपने देख रहे हैं कि काऊ रिसर्च सेंटर यहाँ पर है, इसमें अपने शूज़ लेकर एंट्री कर सकते हैं। तो अभी अपने देखेंगे कि
अलग अलग यहाँ पैनोरमा और डायग्राम्स के माध्यम से यहाँ पर सब चीज़ें बनी हुई है। वन बाई वन मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हृदय बताया हुआ है कि ये बता रखा है, इन्फॉर्मेशंस दी हुई है। ये आर्टिफिशियल है ना, ये आर्टिफिशियल है। देखो आप हृदय देख सकते हैं इस तरह से, थोड़ा क्लोज से आप कवर करने की कोशिश करें। हृदय आप यहाँ पर देख सकते हैं, ऐसा हृदय होता है। गाय का जो दिमाग होता है, ब्रेन जिसे बोलते हैं, तो इस टाइप का कुछ ब्रेन होता है। ये सेल्स वगैरह की काउंटिंग भी की हुई है। गाय का अंदर का जो पेट होता है, ये साइज़ तो अपने हिसाब से क्रिएट हो सकता है। इस तरह से आगे नेक्स्ट आगे आप देख रहे हैं सांड का लिंग आप देख सकते हैं, जिसे नर जननांग भी बोल सकते हैं। गाय का जो कंठ होता है, इस तरह का गाय का कंठ होता है, क्लियरली आप देख सकते हैं। गाय के जनन अंग जो होते हैं अंदर से, इस प्रकार से गाय के जनन अंग होते हैं। ये छोटी छोटी जानकारी है, यहाँ पर और भी मेडिकल से संबंधित जानकारी दी हुई है। और गाय के बच्चेदानी में बछड़े की स्थिति कुछ इस प्रकार होती है, यदि आप देखें तो इस तरीके से आपको गाय के बच्चादानी में बच्चा जो होता है इस कंडीशन के अंदर रहता है। तो थन वगैरह सब दिखाए हुए हैं। गाय के आगे का पैर, हड्डी व मांसपेशियाँ कुछ इस प्रकार से इंटरनल होता है, जैसे कि जो बोन है वो इस प्रकार से अंदर है। और ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ से ये मांस का है, सेल्स और मांस इसके अंदर होती है। फिर गाय का जो अंडर है, जिसे उवाड़ा बोला जाता है, जिसकी की जो थन का पोर्शन है वो वाला पोर्शन आप देख सकते हैं। इंटरनल तरीके से देखा जाए तो कैसे उसमें स्पेस भी होता है, सब चीज़ें। फिर आप गाय के शरीर के आंतरिक अंग जो होते हैं, इसको ये वैसे बहुत ही ज्ञानी बात है, हर किसी को इसमें इंटरेस्ट भी नहीं आता है। तो अंदर का जो इंटरनल प्रोसेस है पूरा यहाँ पर बताया हुआ है। ऊपरी स्तर पर आप इसको, जिसको पता नहीं वो जान भी नहीं सकता। और फिर अपने यहाँ कुछ तस्वीर दी हुई है। प्रसव से पीड़ित गौ माता उपचार हेतु यहाँ पर आई हुई थी और उसका इलाज भी चल रहा है। तो यहाँ अलग अलग पोजीशंस दी हुई है, कैसे कि अलग अलग डेज में क्या क्या पोजीशंस होती है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं जो यहाँ सैंपल वगैरह लिए जाते हैं, तो इनके मशीनें वगैरह है। और ये मशीन है इन सब के रिसर्च सेंटर में काम आती है। गाय का सिर आप फिर से देख सकते हो, गाय का सिर, और इस तरीके से ये भी समझाने के लिए पेनोरमा लगा रखे हैं। गाय की आहार नलिका कैसे काम करती है, इस पेनोरमे के अंदर भी यहाँ पूरे पार्ट है, देख सकते हैं। गाय का नाक इंटरनल तरीके से, इस तरीके से सांस नलिका कैसे कहाँ से जुड़ी होती है। मुंह पक्का बीमारी में मुंह की स्थिति इस प्रकार से गाय की हो जाती है, तो कैसे इसका ट्रीटमेंट संभव है वो यहाँ पर होता है। गाय के फेफड़े व हृदय, ये पूरा उधर भी आपने देखा था बट यहाँ पर भी है। और किस तरीके से खुर पका बीमारी में खुर की स्थिति कैसी अंदर हो जाती है और स्वस्थ के टाइम कैसी होती है वो बताई हुई है। मुझे लग रहा है कि अब जो यहाँ लगा रखे ये ओरिजिनल है ना। मैं टीम से निवेदन करूँ जूम करके दिखाएं सींग के अंदर कैंसर की गांठ कैसी होती है। ये कुछ केमिकल्स में डालकर इन गांठ को रखा गया है ताकि क्लियर जानकारी मिल सके कैसी होती है। ये कुछ पारादीसी या कोई केमिकल्स में डाल के छोड़ा हुआ है। हाँ, क्या ये फॉर्मेलिन में, ये फॉर्मेलिन के अंदर सुरक्षित रखे गए हैं। और जैसे ये सींग के अंदर कैंसर की गांठ है, मत्स्य की गांठ है, जो यहाँ पर जो नए डॉक्टर्स आते हैं, कंपाउंडर आते हैं, ये सब जानकारी उनके प्रशिक्षण के लिए है ताकि उनको बताया जा सके, वो बीमारी का डायग्नोसिस आसानी से कर सके, उनकी पहचान कर सके और उसका उपचार कर सके। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मत्स्य की गांठ, टीम से निवेदन करूंगा कि मत्स्य की गांठ दिखाएं। और ये सब उन सब के लिए जो नए सीखने वाले डॉक्टर जो आते हैं, जिनको प्रैक्टिकली नॉलेज चाहिए होता है, तो यहाँ एजुकेटेड और जो पुराने डॉक्टर्स हैं तो उनको यहाँ पर उनको यहाँ प्रशिक्षण देते हैं, जैसा कि आपने बताया। तो ये था हमारा अनुसंधान केंद्र जो इसी के अंदर बना हुआ है। आप ये भी कह सकते हो कि ये भारत का पहला गाय अनुसंधान केंद्र, यही मान सकते हैं। मेडिकल रूम आप कह सकते हैं, यहाँ पर मेडिकल रूम अलग अलग जो गाय हैं उनके समस्या के अनुसार यहाँ अलग अलग तरीके से मेडिसिन्स यहाँ पर रखी हुई है। और उनके जो भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ट्रीटमेंट में जिनकी रिक्वायरमेंट होती है, वो सब यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन मुझे तो इसका बड़ा ज्ञान नहीं है, लेकिन सुनील जी जो यहाँ पर सबको गाइड करते हैं तो इनको इन बात के बारे में ज़रूर पता होगा। तो सुनील जी आप ही बताइए, मैं तो फिलहाल यहाँ पर नहीं जानता। ये सब जो उपकरण हैं, ऑपरेशन के औजार हैं, ये यहाँ पर जो नए डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, उनकी जानकारी के लिए रखे गए हैं कि कौन से औजार को क्या बोला जाता है और वो किस कार्य में काम आते हैं। और ये सब औजार जो है प्रत्येक वार्ड में आवश्यकता अनुसार मौजूद भी रहते हैं। आपने प्रत्येक वार्ड में देखा भी होगा कि एक बॉक्स लगा हुआ है, उपचार पेटी लगी हुई है, उसके अंदर उनके ये जो उनकी ज़रूरत के अनुसार जो कार्य में काम आने वाले औजार हैं वो मौजूद रहते हैं। इसमें अपने सभी प्रकार की मेडिसिन हैं यहाँ पे। और
एक दिन की मेडिसिन का जो खर्च है वो 30,000 रुपये के लगभग पड़ता है। एक महीने का 9 लाख रुपए के लगभग दवाई का इसका खर्च रहता है। और अभी यहाँ पर करीबन 70-80 के करीबन डॉक्टर कंपाउंडर की टीम है जो अभी कार्यरत है। जैसा कि सुनील जी ने बताया 70 से 80 जो डॉक्टर टीम यहाँ पर लगी हुई है। मेडिसिन को दे सकते हो यहाँ पर तरह तरह की, मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये दवाइयाँ और सब ये अलग अलग तरीके से रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं इनके ग्लूकोज की बोतलें भी है और सब तरीके से हाइड्रोजन वगैरह लगे हुए हैं। सब दवाइयाँ यहाँ पर लगी हुई है। पर मुझे काफ़ी मैं देर से नोट कर पा रहा हूँ, यहाँ पर कुछ शायद इसी चिकित्सालय में कुछ उपचार किए गए गंभीर केसेस हैं जिनको यहाँ पर लगाए हुए। नॉर्मल तो नहीं बताया जा रहे हैं शायद। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि लिख करके प्लास्टिक खाई हुई गौ माता थी, उसका ट्रीटमेंट किया गया है। और एक बड़ी, मैं इसको पहले भी देख चुका हूँ यहाँ पर, तो बड़ी काफ़ी भारी मात्रा में एक गाय के पेट से प्लास्टिक की थैलियाँ निकाली गई थी। तो कुछ यहाँ पर आग से झुलसी हुई गाय थी, बहुत गंभीर स्थिति में थी, उसका यहाँ स्वच्छ किया गया था। तो इस तरीके से किसी ने कुलाड़ा मार दिया था, किसी ने क्या कर दिया था, ऐसे कुछ यहाँ तरह तरह की गायों के साथ में अनहोनियाँ हो जाती है। तो उन सब के गंभीर केसेस को यहाँ सॉल्व करके उनकी फ़ोटोज़ ली हुई है और यहाँ पर दर्शाया गया है। तो गाय के साथ साथ यहाँ पर हिरण, जो राजस्थान का हमारा राज्य पशु भी है, हिरण है, और नंदी और भी बहुत सारे जो जीव हैं उनके गंभीर केसेस को यहाँ पर फ़ोटोज़ के माध्यम से उनके सफल ऑपरेशंस को यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये मेडिकल जो अपना रूम था, मेडिकल रूम से अपने बाहर निकलते हैं, देखते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या रहता है। तो इसके बारे में सुनील जी आपको जानकारी। एक्सरे मशीनें रूम, देखो एक्सरे आपने इंसान का भी सुना है, लेकिन पहली बार आप सुन पा रहे होंगे पूरे भारत देश में कि पशुओं का भी एक्सरे होता है। बताइए सर। एक्सरे मशीन न कि अपने मानव के लिए ज़रूरी है मगर इन गौ माताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। मगर क्या है, हर कोई जो गौवंश के लिए उनको इतनी महत्ता नहीं देते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। और आज के दिन बात कहूँ तो मैं, लोग हैं स्वार्थी, ठीक है, तो वो अपना स्वार्थ का ही सोचते हैं कि अगर इस गौ माता के ज़्यादातर लोग एक्सरे करवाते नहीं हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा और आएगा, जितने में हम एक नई गौ माता और ले सकते हैं या फिर जो भी जीव है जो उनके प्रति, उनके परिवार की तरह उनकी भावना नहीं रहती है, गौ माता के प्रति नहीं है, तो वो खाली अपने दूध के लिए, स्वार्थ के लिए जो गौ माताएँ रख रहे हैं, तो वो इतना एक्सपेंस, इतना खर्चा नहीं उठाना चाहते हैं, तो लोग एक्सरे नहीं करवाते हैं। मगर यहाँ पर निःशुल्क है, आप कोई भी गौ माता लेके आइए, उसका एक्सरे निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं है। अभी अंदर चलकर देखते हैं किस प्रकार से, वैसे तो इसमें यहाँ पर आम आदमी के लिए प्रवेश निषेध है, व्यवस्था बनाए रखने के लिए। यदि इसी को अपने एक टूरिस्ट बना देंगे या अंदर सबके लिए विजिटर पॉइंट बना देंगे तो जो रेगुलर जो काम हो रहे हैं उसके अंदर बाधाएं उत्पन्न होगी। तो इसलिए ये ऐसे विशेष जगह पर प्रवेश निषेध है। बाकी 99% यहाँ पर हर जगह प्रवेश है, कुछ जगह पर, 1-2 जगह पर है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये वो मशीन होगी जहाँ पर पशु और गायों का एक्सरे किया जाता है, बड़ी मशीन इसके ऊपर लटा कर, और ये मशीनें यहाँ पर लैब में रखी हुई है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये अपने 2 मशीनें हैं, एक पोर्टेबल है और एक ये फिक्स है, मूवेबल है। इस प्रकार की 2 मशीनें अपने जोधपुर शाखा में भी लगी है। करीबन 12 लाख रुपए की डिजिटल एक्सरे मशीनें हैं ये, जिससे गौ माता ने कोई कील खाई है, पत्थर खाया है, हड्डी कहाँ से टूटी है, उनका सही स्थिति का पता करके उनका उपचार किया जा सके। तो जैसा कि आपने देखा एक्सरे मशीन रूम, एक्सरे कुछ यहाँ पर लगे भी हुए हैं, अलग अलग बीमारी के इनके बताकर यहाँ लगाए भी हुए हैं। तो इसी के साथ एक व्यक्ति, अच्छा ये आजकल ये बना रखी है, ये बग्गी वगैरह बनाई हुई है, इसका क्या है? जो अपने गौ माता की ऐतिहासिक सामग्री है, आज अपने देख रहे हैं कि ट्रैक्टर आ रहे हैं, मशीनें आ रही हैं, वो सब विलुप्त होती जा रही है। तो ये कुछ इतनी अच्छी एंटिक जो चीज़ें हैं जो आज अपने को ये दर्शाती है कि पहले टाइम में भी गौ माता की जो ये सामग्रियाँ थी और या फिर इतनी इसमें कलाकारी दिखाई गई है, तो उस एक इतिहास को यहाँ पर संजो के रखा गया है ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञात रहे कि अपने किस प्रकार की गौ माता की ये बैलगाड़ियाँ हुआ करती थी, या फिर और भी औजार हैं जो छकड़ियाँ हैं और भी हैं, जैसे गायों के लिए और ऊँटों के लिए जैसे रहते थे ऊपर, तो वो सामग्री अपने कहीं कहीं जैसे जहाँ पर जो ऊँट वगैरह रखते हैं उन जगह पर देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार ये अपने गौ चिकित्सालय है, तो यहाँ से संबंधित इन
जैसे बैलगाड़ियाँ हैं उनको यहाँ पे रखा गया है। इस पे अपना कोई भी आप बैठ के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। आने वाले जैसा कि ये मुझे फील हो रहा है, लग रहा है कि ये 2 बैल के लिए होता था। 2 बैल एक साथ वज़न भी खींच सकता था और पीछे सवारी भी पहले की जाती। तो ये ऐतिहासिक धरोहर है हमारी। आज से शताब्दी पहले ऐसी व्यवस्थाएं अपने राजस्थान और भारत देश के अंदर हुआ करती थी। इस ऐतिहासिक जानकारी को संजोए रखने के लिए ये यहाँ पर व्यवस्था लगातार चल रही है। और इसी के साथ नेक्स्ट अपने एक्सरे मशीन वार्ड से आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन थिएटर यहाँ पर बना हुआ है, तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन, वैसे ये जगह भी प्रवेश निषेध है, लेकिन एज ए डॉक्यूमेंट्री यहाँ पर सुनील जी अपने को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। यदि अंदर जाने की परमिशन है तो अंदर जाएंगे, अन्यथा अपने बाहर से कवर करेंगे। तो सुनील जी बताइए क्या कहना है इसके बारे। ये ऑपरेशन थिएटर अपने, ताकि जो भी जैसे आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, या फिर कोई ऐसी परिस्थिति रहती है जिनके अंदर अपने अगर कोई बड़ा ऑपरेशन लेना होता है तो हम वो उसका ऑपरेशन हम अपने बाहर नहीं ले सकते, तो उसके लिए इसकी सुविधा की गई है। और ये सुविधाएं जो एक्सरे देखी आपने, ऑपरेशन थिएटर देखे, ये जोधपुर में भी आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर प्रवेश इसलिए निषेध रखा जाता है कि इनमें साफ़ सफाई और जो भी जीवाणु कीटाणु रहित जगह है ये, ताकि गौ माता के शरीर के अंदर किसी प्रकार के कीटाणु प्रवेश नहीं करे, जीवाणु नहीं प्रवेश करे, इसलिए इनको सैनिटाइज करके रखा जाता है, सफाई और सुरक्षा की दृष्टि दोनों से के लिए। मतलब ये बात बिल्कुल सत्य है कि कहीं पर यदि प्रवेश निषेध यदि लगा हुआ है तो उसके पीछे आप लॉजिक को देखें, साइंटिफिक रीज़न क्या हो सकता है। आप अपने दिमाग में नेगेटिविटी ना करते हुए आप इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न जानने की कोशिश ज़रूर करें। जैसा कि उन्होंने अभी साबित किया इस बात को कि अपने यहाँ क्यों प्रवेश नहीं कर सकते, वो बात साबित करते हुए बीच में आप देख रहे हैं एक थड़ी बनी हुई है, इसके ऊपर पशु को लटाया जाता होगा और इसी के ऊपर ऑपरेशन होता होगा। यहाँ पर अलग अलग पन्नी वगैरह लगी हुई है, तो इसको चेंज भी यहाँ पर कर दिया जाता है समय समय से। अब सर बताइए, इसके बाद में ये इतना कवर होने के बाद अब फिर से एक बार यहाँ पर कुशालगिरी जी महाराज का यहाँ पर सत्संग भवन आ गया, जहाँ पर सत्संग चलते रहते हैं। इसको अपने वैसे ही विजिट कर चुके हैं, लेकिन इसको बाहर से इन्फॉर्मेशन अपने इसकी ज़रूर देंगे। जैसे एक बार इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिखाई गई है कि यहाँ आने वाले अतिथि का स्वागत सम्मान किस प्रकार से होता है। अतिथि देवो भव की भावना के तहत यहाँ पर एक पोस्टर भी लगा है। प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर का स्वरूप समझकर स्वागत सम्मान किया जाता है। जैसे कोई भी यात्रीगण या गौ भक्त यहाँ पर आते हैं और स्वामी जी जब यहाँ पर रहते हैं तो उनसे मिलते हैं, तो उनके लिए स्वामी जी अपने हाथ से उनको प्रसाद देते हैं, पुस्तक देते हैं, चाबी छल्ला देते हैं और उनका एक भजन के माध्यम से स्वागत होता है। और उन्हें एक माला भी दी जाती है जो अपने यहाँ की नंदा कामधेनु गौ माता की समाधि पर वो भेंट करके अपने परिवार के लिए, अपने लिए कोई मनोकामना मांग सके। और साथ में प्रत्येक अतिथि के लिए चाय राबड़ी उनकी ये मनवा रहती है। ठीक है, तो ये था हमारा सत्संग भवन। इसके बाद एक बड़ा ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार सा वार्ड है, आप अभी देखेंगे। वार्ड अनाथ बछड़ों का जो वार्ड है आप देख पाएंगे। यहाँ पर अनाथ बछड़े, जैसे कि सर मैं समझ नहीं पाया क्योंकि छोटे बच्चे तो शायद अनाथ कम ही होंगे, फिर भी कुछ भी असंभव नहीं इस प्रकृति में। तो इसके बारे में क्या कहना है यार? झूले भी लगे हैं और सारी व्यवस्थाएं, क्या कहना है? अनाथ बछड़े वो जिनकी गौ माताएँ अभी नहीं हैं, तो इसमें असंभव कुछ नहीं है। तो आप उसी के लिए मैं आपको उनको बोलूँगा कि ये कैमरा उधर की तरफ थोड़ा घुमाइएगा। उससे पीछे की तरफ जो है आईसीयू वार्ड है, उसमें इतनी सीरियस गौ माताएँ आती हैं जो एक्सीडेंट है, उनमें जो प्रेग्नेंट गौ माताएँ रहती है जो एक्सीडेंट में इतने गंभीर रूप से घायल हो चुकी है, जिनका डिलीवरी होने के बाद में वो ख़त्म हो जाती है, गोलोकगमन कर जाती है, तो उनके जो बच्चे हैं वो बच जाते हैं। तो वो बच्चे भी इधर हैं। और कई बार जो यहाँ पर क्या नागौर में पशु मेले बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसमें लोग क्या है गोवंश को भी लेके आते हैं और बछड़ों को भी लेके आते हैं। गोवंश का क्रय विक्रय हो जाता है, मगर क्या है बछड़ों को कोई नहीं लेता है, तो उन्हें मेलों में कई बार खुले छोड़ जाते हैं, वहीं पर छोड़ जाते हैं। तो प्रशासन के द्वारा भी इन बछड़ों को अलग अलग गौशालाओं में भिजवाया जाता है। अपने यहाँ पर जो घायल बछड़े रहते हैं, जो कुत्ते काटे हुए हैं, तार में फंसे हुए हैं, कोई दुर्घटनाग्रस्त है, उन बछड़ों को यहाँ पर अपने इधर लेते हैं और उनकी चिकित्सा क्रिया यहाँ पर चलती है। तो सर ये गोपाल नाम से है भी झूल रहा है,
और इसकी खाने की व्यवस्था भी चल रही है। इसको नाश्ते के अंदर बाजरे का खिचड़ा मिल रहा है और साथ में कुट्टी मिल रही है, इसको चारा मिला हुआ है। तो ये झूले लगा रखे हैं, तो ये 1 बाय 1 सबको झूले दिए जाते हैं क्या? बिल्कुल। क्या है, यहाँ पर सभी गौ माता को अपने माता पिता की भांति सेवाएं देते हैं और इन बच्चों को अपने बच्चों की तरह, जैसे आप अपने बच्चों को झूलों में झुलाते हैं, इसी प्रकार हम इन बच्चों को ऐसे पालनों में झुलाते हैं। इस प्रकार इनको बांटा है। ये अभी बाजरे का जो बांटा बना है, ये सर्दियों के अंदर गर्म रहता है बाजरा, आप देखते होंगे, और बहुत पौष्टिक आहार भी है। उनके लिए साथ में चारा भी रखा हुआ है और समय समय पर इनको पानी भी रखा जाता है। और इनको दूध पिलाने के लिए बोतलें भी रखी हुई है, जिनसे क्या है अपने ऊपर से दूध पिलाते हैं। डेली का 2 क्विंटल के करीबन अपने दूध है जो बाहर से खरीदते हैं। और ये बच्चे हैं जिनकी माँ नहीं है, तो इनको उन निप्पल से दूध पिलाते हैं। व्यवस्था पूरी साइंटिफिक तरीके से आप देख पा रहे हैं कि झूला लगा है, बट आप झूले के अंदर ये देख पाओगे कि झूला तो किसी धातु का बना होता है, बट पशु के लिए धातु का भी कंफर्ट नहीं होता है, गाय बछड़े के लिए। तो इसके अंदर मिट्टी की व्यवस्था स्पेशल की गई है, बालू मिट्टी डालकर इसके लिए कंफर्ट जोन, झूले के साथ साथ कंफर्ट जोन भी इसके लिए बनाया गया है। यहाँ पर अनेक जो ऐसे बछड़े हैं, इन सबको झूलने के लिए व्यवस्था अलग अलग दिखाई गई है। और इनके रात को सोने के लिए आरओ का पानी यहाँ पर लगा भी हुआ है। फिर गोविंद नाम से है, टैग दे रखा है झूले को, यहाँ जो आएगा वो गोविंद बनेगा। तो इस तरीके से इनका टैग भी है, इनके वस्त्र भी की तरह इनको सुविधा मिल रही है, गोविंद श्री कृष्ण भगवान की तरह जैसे ना, उसी प्रकार से इनको झूलों में झुलाया जाता है। अपने गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास है। और आने वाले यात्रीगण भी अगर इनको एक झूला भी लगाते हैं, तो मान लो उसने 33 कोटि देवताओं को झूला लगा लिया है, तो उनका ये पुण्य भी उनको साथ में मिल जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब आज मैं वैसे डॉक्यूमेंट्री के साथ साथ में पुण्य भी खूब कमा रहा हूँ। तो ये था अपना बछड़ों का वार्ड, और कुछ जानकारी यहाँ पर बड़े होर्डिंग्स के माध्यम से दी हुई है। नेक्स्ट आगे एक लास्ट मैं देख पा रहा हूँ, एक बड़ा हॉल मुझे नज़र आ रहा है, और इस हॉल के अंदर कुछ व्यवस्थाएं भी अलग से हैं। एक नंदा कामधेनु गौ माता का चमत्कार का एक फोटो ऊपर भी लगा हुआ है। ये जो प्रथमेश है, इसका जन्म नंदा कामधेनु गौ माता के आशीर्वाद से ही हुआ है। ठीक है, इन्होंने इन गौ माता से मन्नत मांगी और इनकी मनोकामनाएं पूर्ण हुई। और आज जितने भी बार ये यहाँ पर आते हैं, अपने लड़के का प्रथमेश का जन्मदिन यहीं पर मना के जाते हैं। और सब गौ माताओं के लिए अच्छे लापसी की, भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था करके जाते हैं। तो अभी देख रहे हो क्या छोटा सा हिरण है, हिरण उसको अलग जोन में ले जाया जाएगा। क्या है इस हिरण को क्या समस्या है, ये सही है एकदम? ये छोटा बच्चा अनाथ बच्चा है, जंगल से है। अच्छा, जंगल से है, अनाथ बच्चा है। अभी इसकी पूरी देख रेख होगी हिरण की, और अब इसको अलग हिरण वाले जोन में इसको रखा जाएगा। इधर झूले में झूलेगा। अच्छा, झूले में रखा जाएगा। उसके साथ भी मतलब केवल यहाँ गाय नहीं, पूरे वन्य जीवों को यहाँ रखा जाता है। अब यहाँ इसको झूले में रखकर इसको खाने पीने की सुविधा दी जाएगी। बांध के रखना जरूरी है, क्योंकि ये जीव इस बेजुबान है, जानते नहीं है, और क्योंकि इतनी इस तरफ इनका ब्रेन नहीं काम करता कि अपने को यहाँ सुविधा है तो अपने रहे, तो ये स्वतंत्र होते ही भाग सकते हैं। तो इसलिए इनको बांध के रखा जाता है। तो इसके अपने ये गुलाम तो नहीं कह सकते एक तरीके से। तो अब नेक्स्ट सुरक्षा के लिए है आगे, बिल्कुल, क्योंकि ये जीव इतने डरपोक हैं, कायर है, जंगली जीव है। तो इसके लिए जब भी कोई मनुष्य इनके पास में आता है, तो ये डर के मारे इधर उधर भागते हैं। तो इसीलिए इनको सुरक्षा की दृष्टि से इनको बांध के रखते हैं। और साथ में ये छोटे हैं, ऐसे ना समझे कि इनको बांध के रखा है, क्यों छोड़ नहीं देते। बांध के इसलिए रखा गया है ताकि अभी तक ये छोटे हैं, इनको दूध पिलाने की जरूरत है, इनकी माँ नहीं है। जब तक ये बड़े नहीं हो जाते तब तक इनको यहाँ पर रखा जाता है। और बड़े होने के बाद में वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी के अंदर इन्हें जंगल में स्वतंत्र कर दिया जाता है। अपना एक व्यक्ति यहाँ से साथ में चलता है और उन्हें जंगल में आज़ाद करता है। साथियों, जैसा कि आपने ये सब देखा यहाँ पर, फिर आपके पास में एक बड़ा सारा हॉल, और उस हॉल में कुछ ब्लैंकेट कुछ इस तरह के नज़र आ रहे हैं यहाँ से, जो अपने बाहर से कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ से। तो देखते हैं क्या कुछ खास इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी हुई है। तो बताइए सर, इसके बारे में क्या कहना है? गौ माता का बिस्तर हॉल है। जैसे अभी आप देख रहे हो कि सर्दियों के अंदर सब वार्डों के पर्दे लगे हुए हैं, और गर्मियों के अंदर है
जो अपने यहाँ पर सब तरफ चालियों की व्यवस्था हो जाती है, जहाँ पर भी ज़्यादा धूप वगैरह रहती है या जो नए गोवंश आते हैं जिनके लिए वार्ड फुल हो चुके हैं, कई बार चालियाँ लगानी पड़ती है अपने को, तो चालने के माध्यम से गौ माता को छाया कर सकें। या फिर जैसे लंपी बीमारी आई थी तो उसमें अचानक गोवंश का स्टॉक इतना बढ़ा, तो उनके लिए चालियाँ लगा के टेंट की व्यवस्था की गई। अस्थायी टेंट लगाकर उनकी बिल्कुल। और वो जैसे अभी सर्दी का टाइम चल रहा है तो कंबल बाहर लगे हुए हैं, तो चालियाँ इधर स्टॉक में हैं। और जैसे गर्मी का टाइम आएगा तो चालियाँ जैसे बाहर लगी है तो कंबल का इधर स्टॉक हो जाता है। तो इनको साफ़ सफाई करके, धुलाई करके, कट फट गए तो सिलाई करके, कपूर की गोलियां डाल के इन कंबल को इन प्लास्टिक बैग में पैक करके रखते हैं। कोई भी गौभक्त जैसे कंबल डोनेट करता है तो वो इस प्रकार से इतनी सुंदर तरीके से अगर उनको हम साफ संभाल करके रखते हैं तो वो करीबन 4-5 साल तक के करीबन चल जाती है। और इस कंबल की अगर देख रेख में इतनी सुंदर तरीके से देख रेख नहीं हो तो वो 1 साल में ही फट जाएगा और उस गौ भक्त को उसका पूर्ण पुण्य नहीं मिलेगा। और ये कंबल अभी 5 साल चलेगा तो 5 साल तक गौ माता की सर्दी से रक्षा होगी तो उसको उसका पुण्य मिलता रहेगा। तो जैसा कि आपने देखा, बताने की जरूरत ही नहीं है, प्रत्येक के ऊपर एक अच्छा बड़ा टैग लगा हुआ है जो कई की दूर से भी आप देख इसको कवर कर सकते हो। चालनी है, कारीगरी में तो पाल है, पाल या नीचे की बिछाने के लिए चटाई पाल आप कह सकते हैं। तो सब पे साइज, मतलब क्या गजब की व्यवस्था है। कन्फ्यूज नहीं है आपको किसी भी तरीके का। आप पूरा बैग है ना, इसके ऊपर जैसे देखोगे 15x15, 15x15 की चालनी है, जिसका जो साइज़ है प्रॉपर लिखा हुआ है, जिसका साइज़ नहीं है वो अलग तरीके से जानकारी है। मतलब पूरी व्यवस्था क्या होती है, एक वेल मैनेजमेंट, गुड मैनेजमेंट क्या होता है, जिसको जीवन में मैनेजमेंट नहीं करना आता है वो एक बार इस चिकित्सालय को ज़रूर एक बार विजिट करें। आपको यहाँ से सीखने को अपने जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। तो इसी के साथ एक जोन और है जो अलग तरीके से वन्य जीव आप कह सकते हो। राजस्थान में बहुत तरह तरह के वन्य जीव हैं जो यहाँ पर भी आ जाते हैं। तो ये रह गया था अपना ये पोर्शन, और ये सारे वार्ड अपने कंप्लीट है। और अब यहाँ पर अलग अलग वन्य जीव 19 नंबर से यहाँ स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो नाम सर आप बताएंगे, क्योंकि नाम तो चलने के ऊपर चले गए हैं, तो नाम भी आप बताते रहेंगे। और मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि इन पक्षियों के बारे में कोशिश करना कि अच्छे से कवर कर सके। ये पक्षी से देख पा रहे हैं कौन से सर? यहाँ पर ये कोकोटिल पक्षी है जो क्या है किसी के पास में पालतू थे, मगर कोई कारण से पंखे में आ जाने की वजह से या घायल हो जाने की वजह से इधर छोड़ दिए गए हैं। और अभी ये इनका यहाँ पर कुछ का इलाज चल रहा है, कुछ के अंडे भी पड़े हैं अंदर। सर नेक्स्ट जो यहाँ है जोन, ये क्या है सर इसमें? इसके अंदर अपने जावा चिड़िया, छोटी चिड़िया भी बोलते हैं जिसे, सफ़ेद चिड़िया भी बोल सकते हैं आप, बहुत छोटी छोटी चिड़िया हैं जो यहाँ के वातावरण के अनुकूल नहीं है, मगर है अपने राजस्थान की ही, मगर कोई जैसे गर्म इलाके की रहती है, कोई ठंडे इलाके की रहती है। राजस्थान में भी 5-7 प्रकार के क्लाइमेट, 5 प्रकार के मिनिमम क्लाइमेट जोन है। तो अलग अलग एक टाइम में एक जैसी कंडीशन पूरे राजस्थान में नहीं रहती है। बट नागौर का क्लाइमेट थोड़ा अलग टाइप का है। गर्मी में जैसा कि गर्मी पड़ती है, सर्दियों में जैसा कि सर्दी पड़ती है। नेक्स्ट मैं इसकी पहचान कर पा रहा हूँ, ये संसार का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग। हाँ, शुतुरमुर्ग कहो आप, शुतुरमुर्ग की प्रजाति है एक छोटा, उसका छोटा भाई बोल सकते हो, ईमू बोलते हैं जिसे। ऑस्ट्रेलियन पक्षी है और ये बहुत तेज़ दौड़ता है, करीबन 70-80 किलोमीटर के लगभग इसकी रफ्तार बताते हैं। इतना तेज़ ये दौड़ता है। और कुछ इससे बड़ा जो ऑस्ट्रिच रहता है, शुतुरमुर्ग बोल रहे हैं जिसे, तो उस पर अपने बैठ कर लोग सवारी भी करते हैं। ये यहाँ पर ये अपनी इतनी तेज़ गति के कारण इसके क्या है पैरों में, इन्होंने किसी ने जो इन्होंने पाला था तो उन्होंने क्या रस्सियाँ डाल दी, रस्सियों से इसके पैरों में घाव हो गए, क्योंकि इतना तेज़ चलने वाला जीव रुक नहीं सकता, वो तो चलेगा दौड़ेगा, उसकी वो आदत है, हैबिट है, उसको अपने नहीं रोक सकते। तो उस रस्सियों से इनके पैरों में घाव हो गए तो उपचार के लिए यहाँ पे छोड़ा गया था। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा कि पास से इस पक्षी को कवर करके दिखा दें। शुतुरमुर्ग बिना उड़ने वाला पक्षी बोलते हैं, ये उड़ नहीं सकता है, ये दौड़ने वाला पक्षी होता है, ये दौड़ता है पक्षी। ये इसकी हाइट सर कितनी चली जाती है? यदि इसी पक्षी की देखें तो लगभग 5 फीट हाइट होगी तकरीबन, ये गर्दन के ऊपर करता है, तो कितनी हाइट चली जाती है इसके बारे में क्या है? इसके 5 फुट के लगभग हाइट रहती है, लगभग 5 फुट 5.5 फुट, कुछ जो ऑस्ट्रिच रहते हैं उनकी भी ऊपर। इसके बाद नेक्स्ट अगला जो पक्षी है यहाँ पर जीव है, कौन सा है? यहाँ पर अभी क्या है, इस पिंजरे को रिपेयरिंग के लिए खाली छोड़ा, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ तार है, जाली है इनके रिपेयरिंग करने के लिए, तो इसके लिए एक बार इसे खाली रखा गया है।
मतलब छोटी सी माइनर प्रॉब्लम के लिए इसको खाली कर दिया गया और ये प्रॉब्लम है, इस वजह से यहाँ इसको आप देख पा रहे इतनी सी प्रॉब्लम है, ये माइनर प्रॉब्लम। तो बॉस का स्वभाव तो आप जानते ही हो, और तो इस माइनर प्रॉब्लम की वजह से इसको अभी रिपेयरिंग के रूप में चल रहा है। और नेक्स्ट आप देख रहे हो वन्य जीव, यहाँ पर राजस्थान का राज्य पशु हमारा चिंकारा आप देख रहे हो, हिरण आपको मिलेगा यहाँ पर अभी मस्ती में मस्त बैठा है और एकदम बिंदास। इसके बारे में ये अपने हिरण है, इसमें आगे और भी हिरण आपको देखने मिले हैं पिंजरे में। तो इसके बारे में बताऊंगा कि जो कुछ हिरण ज़्यादा घायल रहते हैं और कुछ कम घायल रहते हैं, तो उनको अलग अलग करना पड़ता है कि आपस में झगड़े नहीं। कुछ ज़्यादा हिरण होते हैं जो आपस में जिनकी नहीं बनती, वो आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे सींग लगा देते हैं, तो इसलिए इनको अलग अलग पिंजरों में रखा गया है। जैसे यहाँ पर आगे आप देखोगे चिंकारा है, ठीक है। हाँ देखो, राजस्थान के अंदर चूरू जिले में ताल छापर करके जगह पड़ती है जो काले हिरणों के लिए फेमस है। और ये काला हिरण आप देख सकते हैं, ये ऊपर से काला होता है, नीचे से इसका जो नीचे का पोर्शन है वो पूरा वाइट रहता है। इसमें काले हिरण रखे गए हैं और इनके सींग बड़े बड़े हैं, आप देख रहे हो कितने लंबे सींग है। तो ये लड़ते रहते हैं आपस में। ये तो इन्होंने बताया कि इंसान जब लड़ सकता है तो पशु भी लड़ते हैं, कई एंटरटेनमेंट करते हैं, लेकिन बेजुबान इस बात को जानते नहीं है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बकरी को भी रखा गया है और बकरी भी साथ में है और साथ में हिरण भी है, छोटे हिरण चिंकारा यहाँ पर रखे हुए हैं। ये भी या तो जंगल से आए होंगे भाग कर। अभी आपने एक हिरण देखा, हिरण का अनाथ बच्चा जो पालने में झूलने के लिए गया था जी, तो ये भी अनाथ बच्चे हैं और इन्हें दूध पिलाने के लिए बकरी रखी गई है। ऊपर इसका एक फ़ोटो दिखाया गया है जिसके अंदर ये बकरी का दूध पी रहा है बच्चा, तो डायरेक्ट इनको थन से दूध पिलाते हैं। अच्छा, तो बकरे मतलब का इनको माँ का प्यार दिलाने के लिए कोशिश की गई है कि इनके धर्म की माँ भी बना दी गई है। बिल्कुल, क्योंकि बकरी है, बकरी का दूध हल्का रहता है तो पच आसानी से जाता है। और कुछ लोग कहते हैं गाय का दूध क्यों नहीं पिला देते, तो गाय का दूध क्या है, इनको हजम नहीं होगा, और बकरी का दूध जो हल्का रहता है जो आसानी से पच जाता है। ये बीमार जीव आते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, तो उनके लिए पाचक दूध की आवश्यकता ज़्यादा रहती है। छोटे छोटे जीव खरगोश जिसको बारीकी से कवर करना होगा, ये खरगोश अभी अंदर अपना नाश्ते भोजन की क्रिया में बिजी है। और ये तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आते होंगे या कैसे, इसके बारे में क्या? मैं बताता हूँ, ये अपने खरगोश नहीं है, ये गिनी पिग है, सफ़ेद यानी कि विदेशी चूहे बोल सकते हैं आपने। ये किसी के पास में पालतू है, ये विदेशी जीव है जो ज़्यादातर आप कहीं पर देखोगे तो लोग इन्हें पाल लेते हैं, मगर बाद में कोई देखरेख नहीं होने की वजह से या बीमारी की वजह से इन्हें यहाँ पर छोड़ दिया जाता है। और अभी यहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। जब यहाँ पर ये आए थे तब ये इनकी संख्या कम थी, मगर ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है, ग्रोथ जल्दी होती है इनकी। तो जैसे देखा, ये एक चूहे की प्रजाति है। अच्छा, वाइट चूहा, देशनोक करनी माता में भी सफ़ेद चूहे देखे जाते हैं, इनको दूध दिया हुआ है अभी ये सफ़ेद चूहे। वैसे करनी माता के काबे बड़े फेमस है ये, लेकिन यहाँ पर तो स्पेशली वाइट माउस का ब्लॉक है, पूरे सफ़ेद चूहे आप देख रहे हो। वो देखो नाश्ता करने के लिए आया हुआ है चूहा, अभी नाश्ता करके गया है वो, और आ रहा है जा रहा है, एक आधा आ रहा है, वो खाने के चला जाता है, राउंड फिर पचाने के लिए राउंड लगा के आते हैं। यही पूरी व्यवस्था से चलते रहते हैं, इनके लिए शानदार अंदर व्यवस्था है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट सर, यहाँ पर इनको अपने खरगोश कह सकते हैं? बिल्कुल, ये विदेशी खरगोश, रंग बिरंगे खरगोश भी बोलते हैं, कुछ चितकबरे भी बोलते हैं। ये भी कुछ पालने की वजह से है, और ज़्यादातर जो है पालतू होते हैं, कोई कारण से घायल होने की वजह से वो यहाँ पर छोड़ दिए जाते हैं। और अभी ट्रीटमेंट के दौरान अभी कुछ तैयार हो गए हैं, कुछ का इलाज अभी जारी है। इनके लिए टमाटर, हरी मिर्ची और जैसे भोजन जो ये खाते हैं, चने वगैरह, और जो सब व्यवस्था रहती है। अच्छा, नेक्स्ट जोन है ये है यहाँ पर अपने देसी तोते। यहाँ पर ये भी क्या है, कुछ घायल आए थे, लोग पालते भी हैं इन्हें भी, तो गले में किसी के चमड़ी जिसके बाल झड़ गए हैं, या पैर कोई धागे रस्सी के अंदर पैर फंस जाने की वजह से पैर के अंदर घाव हुए हैं, या पंख में घाव हो गया है जो उड़ नहीं पा रहे हैं, वो यहाँ पर भिजवाए जाते हैं। ये बुलबुल पक्षी का है, लेकिन अभी क्या है, ठंड का टाइम है, तो पक्षी अंदर कहीं तरीके से बैठा होगा अपने तरीके से किसी कोने में लगे हुए, तो थोड़ा दिखना संभव नहीं हो पा रहा, क्योंकि अंदर कुछ वो बना भी रखें, अंदर मिट्टी के घोंसले बना के छोड़ें ताकि जल्दी से वो अपनी व्यवस्था में रहें। फिर यहाँ पर देसी हिरण, ये राजस्थान के काले हिरण और देसी हिरण मिक्स यहाँ पर रखे हुए हैं, तो इनको समय समय पर झुलाया भी जाता है, और ये हिरण अपनी व्यवस्था के हिसाब से है। देखो आप, ये हिरण मिट्टी भी इनकी अच्छी व्यवस्था से है, और
जो ये खाते हैं उनके हिसाब से इनका चारा 3 तरह का चारा, जब इंसान को नाश्ते में पोहे भी यहाँ मिलते हैं, सब चीज़ें मिलती है, तो इनके लिए पानी और जो जो इनकी व्यवस्था है, सारी व्यवस्था यहाँ पर इंटरनल तरीके से चलती रहती है। सर इस जगह ये तो मुझे लग रहा है इस चिकित्सालय की सबसे अहम और बहुत ही शानदार जगह है। जहाँ तक मेरा अनुमान या मैंने पहले विजिट किया उस हिसाब से लग रहा है यहीं पर ही वो गौरी नंदा जो गाय थी यहीं पर ही रखी जाती थी शायद। नहीं सर, नंदा के स्थली ये यहाँ पर यात्री विश्राम स्थली जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अपने नंदा कामधेनु की स्थली थी। और यहाँ पर ये जो है ये माता जी का धूना है, अम्बे माता जी का धूना, भवान माता जी का धूना। भवान माता जी, हाँ भवान माता, भवान गांव नागौर में ही इनका मंदिर है, शराब जिनकी चढ़ती है। भवान माता जी का है। और यहाँ पर हवन वगैरह पहले गुरुजी करते थे। जैसे यहाँ पर जब शुरुआत हुई थी तो धूने के अंदर गुरुजी है जो पाठ किया करते थे, हवन चलता रहता था। मगर बाद में क्या है, ज़्यादा ये ट्रक के पास में हाईवे रोड लगने के कारण, संपर्क में आने के कारण और यात्रीगणों का ज़्यादा आगमन रहता है, तो इसमें पूरा वो ध्यान नहीं लगा पाते। जैसे कोई मिलने वाला, कोई भी मिलने आया है वो उनसे बात करता है, पूछता है, कोई जानकारी लेना चाहते हैं, तो पूजा पाठ के अंदर इधर वो अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाते। तो इधर अपनी सुबह शाम आरती होती है, काम सारा प्रॉपर चल रहा है। मगर गुरुजी है जो उनके अंदर गुफा है, गुफा के अंदर वो ग्रंथ वगैरह रखे हैं, वहाँ पर वो ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कीर्तन करते हैं और सत्संग भवन के अंदर अपने भजन संध्या का कार्यक्रम चलता ही रहता है। तो आपने चिकित्सा का लगभग परिसर यहाँ पर विजिट कर लिया है। इसके आगे भी घायल गायों का वार्ड है, जो घायल आते हैं, जो 2-3 जोनों ने बना रखे हैं। इधर भी घायल का है, उधर भी घायल का है, अलग अलग बने हुए हैं। तो सर अभी चिकित्सालय में क्या ऐसा रह गया जो अपने दर्शकों को दिखाना अभी दिखा सकते हैं, क्या ऐसा इसमें खास रह गया? जैसे यहाँ पर लगभग अपने कवर हो चुका है। मगर जैसे आपने जहाँ पर ठहरे यात्री रूम, अगर कोई यात्रीगण यहाँ पर ठहरना चाहते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा रहती है कि वहाँ पर रूम कैसे हैं, तो वो भी अगर आप रिकॉर्ड करना चाहें तो हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। जी सर, यहाँ पूरी व्यवस्था है और हम तो खुद यहाँ पर कल से रुके हुए हैं। एक आलीशान 5 स्टार जैसी व्यवस्थाएं जो होती है सिस्टमेटिक तरीके से, खूब बड़े बड़े हॉल, यानी इतने बड़े बड़े यहाँ पर रूम बनाए हुए हैं कि एक होटल में तो उसके लगभग 3 रूम बनाए जा सकते हैं। होटल में जब भी जाते हैं तो आपको सिर्फ वहाँ पर एक बेड मिलेगा, उसके आसपास आपके 1-1 फीट का स्पेस, 2-2 फीट का स्पेस मिलेगा, लेकिन बहुत ही आलीशान व्यवस्थाएं हैं। आप देख सकते हो ये पूरा जोन है, यहाँ पर यात्रियों के ठहरने के लिए यहाँ हॉल बने हुए हैं। कुछ व्यवस्थाएँ हैं, मैं आपको एक बोर्ड दिखाना चाहूँगा। कुछ चीज़ें व्यवस्थाओं के लिए ज़रूरी होती है। यहाँ पर एसी नॉन एसी इस तरह से लिखा हुआ है, प्रति व्यक्ति 200 रुपये, 2 व्यक्ति 350 रुपये, 3 व्यक्ति इतना रुपये चार्ज। ये वैसे देखा जाए तो जो सुविधा है उसके सामने तो ये शून्य है, कुछ भी नहीं है। शायद इतने का तो आपको यहाँ भोजन करवा दी जाता है जितना यहाँ पर ये चार्ज लिया जा रहा है, इससे ज़्यादा मतलब आपको सुविधाएं मिल जाती है। बट ये एक व्यवस्था शुल्क होता है जिससे आपको भी ये फील नहीं हो कि हम लोग एक निःशुल्क कार्य कर रहे हैं। तो एक व्यवस्था शुल्क होता है जो यहाँ रखा हुआ है। रूम को आप पैसे से कंपेयर करो तो आपको जयपुर और जोधपुर आसपास में सिटी लगती है, तो उनमें सिटी में जाके इस तरह के रूम के आप फोटो लेकर और कंपेयर करके देखना, जो आपको रूम मिलेगा मिनिमम 2000-3000 तो मिनिमम से स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो एक नामात्र निःशुल्क की व्यवस्था है, ये कोई ज़्यादा इतनी पार्किंग लगती है, बड़ी सिटी में जाते हैं 200-300 रुपये तो नॉर्मल पार्किंग चार्ज होता है ये। तो इन रूम के बारे में और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? इसके बारे में तो मैं आपको क्या कहूँ कि आप खुद यहाँ पर ठहरे हैं, आपने यहाँ की व्यवस्था देखी है और आप खुद, हाँ आपने वही बताई है। और आप एक रूम का अंदर से दृश्य भी दिखा सकते हैं, किसी का भी जो भी आप चाहे। मैं जैसे ये साथ खुद का ही दिखा देंगे। हाँ जी आप खोल दीजिए। तो एक रूम का दृश्य मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ, तो अभी यात्री इसके अंदर ठहरे हुए थे और रूम जो अभी आप देख पा रहे हैं, इस रूम के अंदर व्यवस्था आपके सामने है। वैसे तो ये 3 सीटर रूम है, 3 सीटर मतलब 2 बेड यहाँ और एक यहाँ, पूरा बड़ा अटैच वॉशरूम है। और वैसे देखा जाए तो सिंपल और साफ़ सुथरा, ज़्यादा दिमाग पे लोड देने की इसमें आवश्यकता बड़ा नहीं है। एसी रूम है ये
और बड़ा है, आप देख सकते हो आराम से, आपके साथ बड़ी फैमिली है तो आप इसमें एक रूम में शिफ्ट आराम से हो सकते हैं। बड़ा रूम यहाँ पर दिया हुआ है नाम मात्र के शुल्क में यहाँ पर, और सुबह फिक्स 7 बजे चाय नाश्ता यहाँ पर इसके साथ निःशुल्क दिया जाता है। और नाश्ता क्या लाजवाब था, बहुत ही शानदार अद्भुत था। बनावट ही कुछ ऐसी थी कि मैं, अब देखो स्वाद का कभी भी व्याख्या नहीं किया जा सकता है, उसको लाजवाब भी बोल सकते हैं। लाजवाब बोलना ही उसके लिए सबसे बेस्ट होता है। एक होता है ठीक था, एक होता है कि लाजवाब था। लाजवाब और ठीक के अंदर बहुत बड़ा अंतर होता है। तो वाकई में काबिल तारीफ़ है। मैं तो अनुभव बता रहा हूँ कि मैं खुद ने जी हाँ जो अनुभव लिया है, मैं तो वही अनुभव बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब प्रकृति आजकल की ऐसी हो गई है, बिना मतलब कोई किसी की बड़ाई नहीं करता है आजकल के ज़माने में। तो जैसा मैंने फील किया वैसा मैंने यहाँ पर बताया। मैं व्यवस्था वाकई में लाजवाब है यहाँ पर। तो ये यात्रियों की ठहरने की व्यवस्था आपने दिखाई। इसके अलावा यहाँ पर कुछ काम जो है अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो आप देख पा रहे हैं सामने कुछ काम चल रहा है। सर यहाँ क्या फ्यूचर प्लानिंग है, क्या भविष्य की योजनाएं हैं यहाँ पर? जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि अपने कंस्ट्रक्शन का काम तो शुरू से चलता ही रहा है। जैसे जैसे अपने पास में गौ भक्तों का सहयोग मिलता रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पर आगे गौ माता के लिए टिन शेड है, उनका निर्माण हुआ है। और आगे और जैसे गौ माता के लिए ज़मीन की आवश्यकता पड़ी है तो वो खरीदी गई है। और आगे भी भविष्य में जैसे जैसे अपने को ज़रूरत रहती है, आवश्यकता रहती है कोई चीज़ की, तो उस प्रकार से हम यहाँ पर ये कार्य चलता रहता है। जैसे पिंजरों की कोई रिपेयरिंग है तो वो रिपेयरिंग करते हैं, या फिर कोई छकड़ी के अंदर, जैसे यहाँ पर बहुत सारी छकड़ियाँ हैं जो गौ माता के लिए चारा पानी बांटा ले जाने के काम में आती है, तो उनकी रिपेयरिंग वगैरह और कार्य भी हैं जो यहाँ पर चलते ही रहते हैं। तो सर अभी सुनील जी आप बता पाएंगे कितने बीघा परिसर में ये बना हुआ है? ये लगभग अपने 30 बीघा के अंदर फैला हुआ है। तो महाराज जी ने बताया था कि मेरी 19 बीघा ज़मीन थी, वो डोनेट शुरू में करती थी, तो अभी ये 30 बीघा में फैला हुआ है। और कितने बीघा भी फ्यूचर प्लान के लिए यहाँ पर अभी कर लिया गया है? जैसे मैं बताऊं कि गुरुजी ने पहले तो अपने ये गौशाला जो अपने नागौर में स्टार्ट हुआ था, मगर स्थायी ज़मीन नहीं होने के कारण वो यहाँ पर एक जैसे प्रवेश करते हैं उसी पास में खेजड़ी है, उस खेजड़ी में गुरुजी बैठे थे और उन्होंने प्रण लिया कि जब तक गौ माता के लिए स्थायी ज़मीन नहीं खरीद लेते तब तक वो अंजल ग्रहण नहीं करेंगे। उस नाम से वो पम्पलेट भी निकले थे। और सबसे पहले उन्होंने यहाँ पर ये 3.5 बीघा ज़मीन है जो 19 लाख रुपए की लागत से उन्होंने लगभग खरीदी थी और इस गौ चिकित्सालय में भेंट की। और आज ये ज़मीन के भाव देखें तो 1 बीघा ज़मीन का भाव यहाँ पर अभी लगभग 26 लाख रुपए के लगभग पड़ रहा है। 1.25 करोड़ रुपए की ज़मीन वो 3 बीघा। हाँ बिल्कुल। अभी मोटा मोटी देखें 30 बीघे में ये फैला हुआ है और भविष्य में मुझे लग रहा है इतना ही यहाँ पर और अभी आसपास की ज़मीन गो भक्त या गुरु जी के इस समर्पण और त्याग को देखते हुए कहीं न कहीं लोगों का ज़मीन जगह तो होगा ही। बिल्कुल मुझे लग रहा है बिल्कुल, अगर ऐसा हुआ तो अपना कार्य और भी आगे जैसे बढ़ता ही रहता है और आवश्यकता के अनुसार और भी अपने आगे करते रहेंगे। ये था आज के इस यात्रा में आपने हसीन पल देखे और आपने वार्ड देखा, और ज़रूर आप इस वीडियो को आपने साथ तक पूरा देखा है, साथ बने रहे हैं, आपको आनंद भी आया होगा और कहीं ना कहीं आपको प्रेरणा भी मिली होगी कि किस प्रकार से कैसे यहाँ पर हमारे साथ व्यवस्थाएं बनी हुई है। और सुनील जी क्या मैसेज देना चाहते हैं? एक जानकारी और है कि यहाँ से अपने एक कामधेनु सेना का संचालन भी होता है, जिसके संस्थापक भी अपने स्वामी जी महाराज स्वामी कुशालगिरी जी महाराज हैं और उन्होंने इस संस्था की स्थापना की है। और इस सेना से आप जुड़कर जहाँ कहीं भी हैं वहाँ पर अपने गोवंश की रक्षा के लिए कार्य कर सकते हैं, गौ माता की सेवा का कार्य कर सकते हैं। अपनी अगर टीम से जुड़ना चाहते हैं तो मैं भाई साहब को ये पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिससे ये आपको वीडियो के अंदर यहाँ के कामधेनु सेना के नंबर वगैरह हैं, उन पर आप बातचीत करके सेना से जुड़ सकते हैं और जिससे अपनी सेना का आपको बराबर सपोर्ट भी मिलता रहता है। तो इस वीडियो में गौ सेवा का कार्य आप अपने काम इसके अंदर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ, यदि इस वीडियो को देखने के बाद किसी का ज़मीर यदि जगह है तो पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स दी हुई है, QR कोड भी दिया हुआ है। कोई भी अपने स्तर पर और गौ भगत यदि कोई है और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो आप देख पा रहे हैं और इस पर आप अपने जो भी संवेदनशीलता है अपने हिसाब से अपने बुद्धि के हिसाब से कुछ करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन गौ माता के लिए एक कमेंट ज़रूर बनेगा, जय गौ माता कमेंट ज़रूर करना, और आपके हिसाब से जो लगता है आप वो कमेंट भी ज़रूर करना।
और क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने अंतिम शब्दों में आप? अंतिम शब्दों में यही संदेश है कि जितना हो सके आप गौ माता की सेवा कीजिए। हम नहीं कहते कि यहाँ पर विश्व स्तरीय गौ चिकित्सालय में आके ही कीजिए, मगर आपने यहाँ की सेवाएं देखी है और आपको लगा है कि वास्तव में वहाँ पर सेवा बहुत सुंदर है। और हम तो कहते हैं एक बार आप अवश्य यहाँ पर आपके खुद आके यहाँ पर घूम के पूरा देखिए, और जो आपके सामर्थ्य के अनुसार आप गौ माता के लिए कर सकते हैं यहाँ पर भी कीजिए, और अपने वहाँ पर अपने गांव में कहीं गौशाला है वहाँ पर भी कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। और मैं खुद समय समय पर इस चिकित्सालय में आता रहता हूँ, जो अपडेट जानकारी होती है मैं खुद यहाँ पर 2 साल पहले एक डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, और वैसा मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा तो 2 साल पहले की डॉक्यूमेंट्री में था। नई व्यवस्थाएं नए तरीके से, वार्ड भी चेंज हुए, सब व्यवस्थाएं चेंज हुई, सारी व्यवस्था को, और भविष्य के अंदर यहाँ नए प्रोजेक्ट नए प्लान आते हैं। तो मेरी डॉक्यूमेंट्री श्योर है। डीपी शर्मा इस खड़नाल की गौशाला से, चिकित्सालय से हमेशा जुड़े रहता हूँ मैं, और आगे भी नई जानकारी, इन्फॉर्मेशन, फ्यूचर प्लान आपको यहाँ के बारे में बताता रहूँगा। जय हिंद, जय 2 भारत। दिन का समय बिताने के बाद अब बारी थी यहाँ से रवाना होने की। अब हम इसी चिकित्सालय की शाखा जोधपुर में जाएंगे।